सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेयर्स जो हम अपने एएनएन नेटवर्क में यूज करते हैं। और ये बात देख लो कि मैं एएनएन बोल रहा हूँ, ठीक है। जब सीएनएन की बारी आएगी हम सीएनएन का बैक प्रोपगेशन पढ़ेंगे, सीएनएन के लेयर्स पढ़ेंगे। जब आरएनएन की बारी आएगी आरएनएन के लेयर्स पढ़ेंगे, उसका बैक प्रोपगेशन पढ़ेंगे। बट करंटली हम एएनएन की बात कर रहे हैं। एएनएन न्यूरल नेटवर्क्स आपके वो नेटवर्क्स होते हैं जब आप अपने टेबुलर डेटा के पास काम कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपके पास सीएसवी फाइल्स हैं, टेबल में डेटा है, उसके साथ। तो हम उनकी लेयर्स की बात करेंगे और जनरल इंटरव्यू में इसी से आता है क्वेश्चन, इससे आएगा या तो सीएनएन से आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्या-क्या देखने वाले हैं, पहले ये देख लो। सबसे पहले तो हम लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, जितनी लेयर्स आपकी एएनएन में होती है, मेजर लेयर्स, उनको हम बारे में हम पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। उसके बाद हम उनका यूज पढ़ेंगे, यूज क्यों होती है, मैथमेटिकली उनका रिप्रेजेंटेशन या वर्किंग, उसके बाद उनका सिंटैक्स कि जब हम कोड में लिखते हैं ना, कैसे उसको डिनोट किया जाता है। जो आपकी कोडिंग वाली वीडियो आएगी, जिसमें हम अपना खुद का एक एएनएन न्यूरल नेटवर्क बनाएँगे, वो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है? तो उसमें हम अपना खुद का एएनएन नेटवर्क बनाएँगे, इन्हीं लेयर्स का यूज़ करते हुए जो हम आज की वीडियो में पढ़ रहे हैं, राइट? समझ आ गया? इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, एक छोटा-सा सेल्फ प्रमोशन, ठीक है? रिसेंटली मैंने अपना एक एमएलओप्स का कोर्स रिलीज़ करा है, ठीक है? जिसमें मैंने कृष्णा एक सर के साथ कोलैबोरेशन में बनाया है, बट इसके अंदर 54 आवर्स का कंटेंट मेरा ही है, तो आप उसकी चिंता मत करो, मैं ही पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर पूरा। इससे आपके एमएलओप्स में आपका बहुत बढ़िया ग्रास्प बन जाएगी और आप एक जॉब रेडी एमएल इंजीनियर बन जाओगे। मतलब इसमें उतनी सारी टेक्नोलॉजी है जो आजकल करंटली मार्केट में यूज़ की जा रही है आपकी इंडस्ट्री में, ठीक है? तो वैसे इसका ओरिजिनल प्राइस 799 है, बट इट आपको ये अवेलेबल 399 के अंदर हो जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और कोड भी दे दूँगा, आप उसका यूज़ करो और सीखो और अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक दो मुझे, ठीक है? आपने मेरा एमएलओप्स प्रोजेक्ट तो देखा ही होगा, तो ये उससे भी 10 गुना और ऊपर है। इसके अंदर ओवरऑल 10 प्रोजेक्ट हैं आई थिंक, और हर प्रोजेक्ट में आप एक नई-नई चीज़ सीखोगे, ठीक है? और आप उन्हीं प्रोजेक्ट्स को अपने रिज़्यूमे में भी ऐड कर सकते हो, उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को अपने रिज़्यूमे में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? चलो, तो ये हो गया थोड़ा प्रमोशन। अब अपने मेन काम के बाद बात करते हैं, लेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारी लेयर होगी, वो होगी हमारी इनपुट लेयर। तो पहली लेयर तो ऑफ कोर्स आप इनपुट ही तो भेजोगे पहले अपने न्यूरल नेटवर्क के अंदर, वहीं से तो सारी काम शुरू होगा। तो ये होगी हमारी रुको मैं इसको इतना हटा देता हूँ, थोड़ी थिकनेस कम करते हैं। पहली लेयर होगी आपकी इनपुट लेयर, इनपुट से दिखा रहा हूँ मैं इसे। इसको हम व्हाइट से ही कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इनपुट लेयर का काम क्या है? पहले मैंने कहा यूज़ केस के बारे में बात करेंगे। इसका काम क्या है? टेक इनपुट्स, टेक इनपुट्स फॉर योर मॉडल। आपको अपने मॉडल के लिए इनपुट्स चाहिए तो वो इस लेयर के थ्रू आएगा, राइट? मतलब आपके न्यूरल नेटवर्क ऐसे दिखते हैं ना, मान लेते हैं पहली ये आएगी आपकी लेयर, ठीक है? फिर आपकी ये कुछ हिडन लेयर्स हैं बीच में, ठीक है? और यहाँ से आपका आउटपुट निकल रहा है, राइट? तो जो आपकी पहली लेयर है, ये सबसे पहले वाली लेयर इधर वाली, ये आपकी होगी इनपुट लेयर। इसी लेयर के थ्रू आपके इनपुट जा रहे हैं, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। फिर यही इनपुट आपके आगे इन लेयर्स के अंदर प्रोसेस किए जा रहे हैं, ठीक है? ऐसे। फिर ये कनेक्ट हो जाती है ना, ऐसे, राइट? और फिर तो आगे आपको न्यूरल नेटवर्क बनाना आता ही है और आगे-आगे जाएँगे। तो आपकी जो पहली लेयर है, यानी इस लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, ये, ये आपकी होगी इनपुट लेयर, ठीक है? अब बात करते हैं इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा कुछ दिखता है। जनरली हम इनपुट को एक्स से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे भी हम एक्स से ही करेंगे। एक्स इक्वल टू एक एरे के अंदर ले लेते हैं, x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन, ठीक है? ये आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि इनपुट लेयर कैसे दिखती है। मान लो आपके पास 10 फीचर है, चलो 3 फीचर ले लेते हैं, एज, ग्रेड और इनपुट फीचर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? एज, ग्रेड और एक और चीज़ ले लेते हैं, क्या लें एक और एज, ग्रेड, क्लास ले लेते हैं, एज, ग्रेड, क्लास, ठीक है? आपको मतलब किसी के मार्क्स प्रेडिक्ट करने हैं, आपके पास एज है, उसका ग्रेड है, उसके क्लास है, ठीक है? ग्रेड मतलब मार्क्स वाले ग्रेड,
ठीक है? और आपको कुछ परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करनी है, कुछ भी प्रेडिक्ट करना है, तो आप कैसे जाएँगे? मान लो x1 आपकी एज है, तो एज जाएगा, फिर आपका ग्रेड जाएगा, फिर आपका सेक्शन जाएगा, जो भी चीज़ है आपके पास इनपुट फीचर एक-एक करके, ठीक है? और इस फॉर्मेट के थ्रू आपका मॉडल के अंदर पास हो जाएगा। मान लो आपका जो पहला ये आपका डॉट है, ये एज है, फिर दूसरा डॉट है आपका ग्रेड है, तीसरा सेक्शन है, फिर ये आपके आगे जा रहे हैं आपके आगे वाली लेयर्स के अंदर। लेकिन ये पहली लेयर तो इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं होगी तो आपके आगे तो कुछ जाने नहीं वाला, राइट? तो इसलिए अ, ये तो आपकी बात हो गई एएनएन की। सीएनएन में क्या होगा फिर? मान लेते हैं अगर हमारे पास सीएनएन मॉडल होता, वहाँ पे भी इनपुट लेयर होती है, सीएनएन में भी तो इनपुट लेयर होगी, इनपुट लेयर कॉमन है। आपके एएनएन के अंदर होगी, सीएनएन के अंदर होगी, आरएनएन के अंदर भी होगी। सीएनएन के केस में आपके यहाँ पे फीचर्स की जगह क्या जाएँगी? आपकी पिक्सल की वैल्यूज़ जाएँगी। यहाँ पे जहाँ पे हम x1 x2 भेज रहे हैं ना, इसके केस में हमारी पिक्सल की वैल्यूज़ जाएँगी इंस्टेड ऑफ x1 x2, ठीक है? वहाँ पे आपके पिक्सल आपके इनपुट फीचर की तरह काम करते हैं। इमेजेस कैसे बनती हैं? पिक्सल से बनती हैं, सबको पता है इतना? तो वही पिक्सल आपके इनपुट होते हैं एक सीएनएन मॉडल के लिए, ठीक है? बात कर लेते हैं आरएनएन मॉडल्स की या एम्बेडिंग मॉडल्स की। आरएनएन हो गया, एलएसटीएम हो गया, ठीक है? ये सब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ी डीप लर्निंग के। आरएनएन के केस में ये सेम x1 x2 आपके वर्ड एम्बेडिंग्स होंगे। अब वर्ड एम्बेडिंग्स क्या होते हैं? इनको पढ़ने के लिए तो खैर आपको एनएलपी के बारे में पता होना चाहिए। जब हम आपके वर्ड्स को वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? अब मान लो आपका जो ये सपोज़ एक वर्ड है कैट, ठीक है? हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 010 में, तो ये इसका एक एन्कोडेड फॉर्मेट बन गया। तो ये आपकी वर्ड एम्बेडिंग हो गई, ठीक है? तो ये हम देखेंगे, इसको टेक्निक्स होती हैं कन्वर्ट करने की। आप कैसे एक वर्ड को वेक्टर में कन्वर्ट करते हो, उसके बाद हमारे पास टेक्निक होती है, वर्ड टू वेक होता है, ठीक है? टीएफ-आईडीएफ वेक्टराइज़र होता है, बहुत सारे वेक्टराइज़र होते हैं हम पे। तो हम जब एनएलपी पढ़ेंगे आरएनएन से पहले, तो तब हम देख लेंगे उसको, ठीक है? कोई दिक्कत होगी नहीं हमें। बट सीएनएन और आरएनएन तो आपके पास आगे आएँगे, तो हम आगे ही देखेंगे, ठीक है? तो इनको लेटर। ओके, अ, अभी के लिए एएनएन पे फोकस करते हैं। एएनएन के केस में आपके पास ऐसे आने वाला है इनपुट। इतना कुछ टफ नहीं है आपकी इनपुट लेयर। अब इसका थोड़ा देख लेते हैं कि सिंटैक्स कैसा दिखता है। सिंटैक्स इसका एक नॉर्मल लेयर की तरह दिखेगा, ठीक है? कोई भी एक नॉर्मल लेयर होती है, वो आपकी डेंस से डिनोट की जाती है। किससे डिनोट की जाती है? डेंस से। ये आपका जो डेंस कीवर्ड है, इससे डिनोट की जाती है। जब आप कोड में भी देखोगे तो वहाँ डेंस लिखेंगे, ठीक है? अब फिर डेंस में आप सबसे पहले डालोगे, आपको कितने न्यूरॉन्स पास करने हैं? आपको कितने न्यूरॉन्स पास करने हैं? तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ न्यूरॉन्स डालते हो। मान लो मैंने डाल दिया 64, तो 64 न्यूरॉन्स मतलब आपकी जो पहली लेयर होगी उसके अंदर 64 न्यूरॉन्स होंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 64 होंगे ये, ठीक है? उसके बाद लेकिन अगर आपने इसे ऐसे रखा 64 और बंद कर दिया, तो ये आपकी एक नॉर्मल हिडन लेयर बन जाएगी। लेकिन हमें क्या बनानी है? इनपुट लेयर। हमें बनानी है इनपुट लेयर। तो हम क्या डालेंगे? एक और पैरामीटर होता है हमारे पास, वो होता है इनपुट शेप। इनपुट शेप और इनपुट शेप के अंदर आप डालोगे कि कितने फीचर हैं आपके पास। मान लो आपके पास 10 फीचर हैं, ठीक है? x1 से लेके x10 तक। तो आप डालोगे 10, 10, ठीक है? मतलब 10 फीचर्स हैं और एक सिंगल उसमें आ रहे हैं। फीचर्स आपके ऐसे दिखते हैं ना, x1, x2, x3 लाइक दिस, ठीक है? तो 10 आपके पास 10 वो हैं, सिंगल रो के अंदर है, तो इसलिए हम 10, 1 लिख लो, यहाँ पे छोड़ भी दोगे तो वही बात होगी, ठीक है? तो एक सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर जा रहे हैं वो, तो आपने यहाँ पे इनपुट बता दिया 10, दिस, ठीक है? बंद कर दिया, तो ये आपकी इनपुट लेयर बन गई। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एक इनपुट कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। एक इनपुट लेयर करके भी लेयर आती है हमारे पास एक, ठीक है? या तो आप ऐसे बना सकते हो एक इनपुट लेयर या आप इनपुट सिंटैक्स का यूज़ भी कर सकते हो और वापस यहाँ पे आपको सेम चीज़ डालनी है, इनपुट शेप वगैरह करके और आपकी इनपुट लेयर बन जाएगी। खैर ये तो हम अपनी प्रैक्टिकल वर्क में देखेंगे, यहाँ पे बस आपको सिंटैक्स बता रहा हूँ कैसे लिखा जाता है, ठीक है? बट जनरली हम इस तरीके का यूज़ करते हैं, जो आप मैंने ऊपर वाला बताया, ठीक है? मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि आपको नॉर्मल लेयर की तरह दिखेगी, जैसे ही आप अपना नेक्स्ट लेयर पढ़ोगे, नेक्स्ट लेयर हमारी डेंस लेयर ही है, तो अब आपको समझ आएगा। डेंस लेयर वैसे हिडन लेयर्स को बोलते हैं, ठीक है? या आप बोल सकते हैं आप फुली कनेक्टेड लेयर्स को डेंस लेयर बोलते हैं। डेंस मतलब घनी, ठीक है? और फुली कनेक्टेड मतलब जब आपकी लेयर्स बहुत सारी कनेक्टेड रहती है आपस में, तो वो पूरा एक जाल बन जाता है, घना सा जाल। ड वहाँ से आपका नाम आया डेंस, ठीक है?
तो ये आपका जो कीवर्ड है, ये इनपुट शेप, ये आपको एक नॉर्मल हिडन लेयर से अलग बनाता है। जैसे आपने ये वाला इनपुट शेप वाला पैरामीटर डाल दिया, तो आपकी कोई भी हिडन लेयर इनपुट लेयर बन जाएगी, ठीक है? इनपुट लेयर किसी भी न्यूरल नेटवर्क में एक होगी, ठीक है? ओनली वन इन अ न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क, किसी भी न्यूरल नेटवर्क में सिर्फ एक इनपुट लेयर हो सकती है, राइट? तो आपके पास ये दो ऑप्शन है यूज करने के लिए, या तो आप इनपुट लेयर का यूज करो, या आप एक डेंस लेयर को ही इनपुट लेयर बना दो इनपुट शेप कीवर्ड का यूज करते हुए, राइट? चलो, तो अगली लेयर देखते हैं अब। तो हमारी सेकंड लेयर है वो यही डेंस लेयर, ठीक है? डेंस लेयर को आप जनरली हिडन लेयर्स भी बोल सकते हो। एएनएन में हिडन लेयर्स तो काफी यूज होती है, ऐसा नहीं है एएनएन में यूज होगी, सीएनएन के अंदर भी होगी डेंस लेयर्स का यूज, क्योंकि हिडन लेयर्स तो सारे न्यूरल नेटवर्क के अंदर होती है। हिडन लेयर्स सारे न्यूरल नेटवर्क्स में होती है, ठीक है? डेंस को हम दूसरे नाम से क्या बोल सकते हो? एक तो मैंने कहा आपको हिडन लेयर बोल लो, या फिर आप बोल सकते हो इसे फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स, फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स, ठीक है? मतलब आपके जो जो भी वेट्स होगा, बायसेस वाला, जो भी हमने एमएलपी के अंदर पढ़ा था ना, वेट्स बायसेस वाला काम, एक्टिवेशन फंक्शन वाला लगाने वाला काम, वेटेड सम निकालते हो, एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हो, वो सारा काम इनके अंदर होता है, इन लेयर्स में होता है, डेंस वाली लेयर में, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो भी आपका ऑल वेट्स बायसेस, ठीक है, आपका जेड यानी वेटेड सम निकालने वाला काम, एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है, जितना भी ये सब होता है ये यहाँ होता है, वर्क्स हेयर, ठीक है? कैसे बोल रहा हूँ मैं? मान लो ये आपकी इनपुट लेयर है, ये तो आपकी इनपुट लेयर है, ठीक है? यहाँ से आपको इनपुट आ रहा है, इनपुट लेयर जो अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है? इनपुट लेयर भी एक टाइप की डेंस लेयर ही है, बट उसमें हम एक पैरामीटर जोड़ते हैं इनपुट शेप, ठीक है? अब ये आपकी डेंस लेयर है, ठीक है? ये एक और डेंस लेयर है, सेकंड डेंस लेयर है, फिर आपकी थर्ड डेंस लेयर है, और यहाँ से आपको आउटपुट मिल रहा है। तो ये आपकी डेंस लेयर 1 है, ये डेंस लेयर 2 है, ये डेंस लेयर 3 है, ठीक है? हमें पता है ये आपस में कनेक्टेड रहती हैं सारी, ठीक है? फुल्ली कनेक्टेड, तभी हम इसे फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स भी बोलते हैं, राइट? और मैंने ये बताया आपको इनपुट शेप भी एक टाइप की डेंस लेयर ही होती है, बस इसमें क्या होता है हम इनपुट पास कर रहे होते हैं, होती तो ये भी एक टाइप की डेंस लेयर ही है, राइट? तो बस ये भी कनेक्टेड रहती है आपस में ही, बस आपका इसी से तो न्यूरल नेटवर्क बन जाता है। तो होती ये सारी आपकी डेंस लेयर ही है एक टाइप की, बस इनपुट लेयर में फर्क होता है, आपका इनपुट पैरामीटर आ जाता है, बाकी इनके केसेस में नहीं आता कोई इनपुट पैरामीटर, ठीक है? इन तीनों के केस में कोई इनपुट पैरामीटर नहीं आता। यहाँ पे इन इन न्यूरॉन्स के अंदर आपका वो होगा, यहाँ पे देखो आपको पता है इस न्यूरॉन के अंदर आप वेटेड सम निकालते हो, ठीक है? जेड निकालते हो, फिर आगे आउटपुट भेजते हो एक्टिवेशन फंक्शन लगा के, सेम यहाँ पे वेटेड सम निकालते हो, आगे एक्टिवेशन फंक्शन लगा के आउटपुट भेजते हो, फिर यहाँ पे वेटेड सम निकलेगा, आगे आउटपुट जाएगा, वेटेड सम निकलेगा, आगे आउटपुट जाएगा, फिर ओवरऑल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वापस वेटेड सम कैलकुलेट होगा, फिर आगे जाएगा, और यहाँ पे आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा। फिर बाकी आपका बैक प्रोपगेशन होता है, वेट्स अपडेट होते हैं, वापस से फॉरवर्ड प्रोपगेशन होता है, वापस बैकवर्ड, वापस फॉरवर्ड, एट द एंड आपके लॉस को मिनिमाइज किया जाता है, और आपको फाइनल मॉडल आपका मिल जाता है। तो मतलब आपका डेंस लेयर ही तो मेन काम कर रही है, वेट्स निकालना, वेटेड सम करना, ठीक है? ये आपके वेटेड सम और बायस इसको इनटू करती है, W1 x1 W2 x2 प्लस बायस का फॉर्मूला Z से तो निकलता है, Z उससे तो निकलता है, फिर Z निकल जाता है, Z के ऊपर आप एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हो, आउटपुट मिलता है, फिर ऐसे करके आपका ये पूरा लूप चलता रहता है, ठीक है? समझ आ गया? तो ये सब आपकी क्या है? डेंस लेयर बोल लो, या आपकी एक हिडन लेयर बोल लो, ठीक है? वैसे डेंस लेयर्स बोलना ज़्यादा बेटर होगा, राइट? अब इन डेंस लेयर के अंदर होता क्या है? अगर मैं इसका मैथमेटिकल वो बताऊँ, तो वैसे मैंने आपको अभी बता दिया। जनरली आप इस डेंस लेयर के अंदर क्या करते हो? आप Z कैलकुलेट करते हो। Z आपका क्या होता है? वेटेड सम। ये आपने पढ़ा ही होगा ऑलरेडी एमएलपी वाली वीडियो में। तो अगर आप पूरा फॉलो कर रहे हो ना मुझे डे 1 से डीप लर्निंग में, तब आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको एक भी डाउट नहीं आने वाला, ठीक है? तो आप जनरली क्या करते हो? वेट को इनपुट से मल्टीप्लाई करते हो और बायस को जोड़ देते हो, ठीक है? मान लेते हैं हमारे केस में एक ही इनपुट है और एक ही वेट है, ठीक है? तो मैंने लिखा WX प्लस बायस। मान लो हमारे पास 2 वेट होते हैं, तो हम लिखते हैं और 2 इनपुट होते हैं, तो W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस बायस, ठीक है? ऐसे करके निकलता है आपका।
मान लो आपका z निकल गया, अब ये आपने कैलकुलेट कर लिया मैथमेटिकली, उसके बाद आप क्या करोगे, एक्टिवेशन फंक्शन लगाओगे, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन मान लेते हैं हमारे पास सिग्मॉइड है, तो सिग्मॉइड के अंदर आप इस z को डाल दोगे और आपको जो आउटपुट मिलेगा, या मतलब जैसे आप निकालोगे तो आपको a मिलेगा, तो a आपका आउटपुट होगा उस न्यूरॉन का, आउटपुट ऑफ दैट न्यूरॉन, ठीक है। तो आपको आउटपुट मिल गया उससे, ठीक है। तो ये सब काम होते हैं आपके डेंस लेयर के अंदर, समझ गए। अब इसका थोड़ा मैं सिंटैक्स बताता हूँ, सिंटैक्स सेम है, इनपुट लेयर जैसा ही है, क्योंकि मैंने बताया आपको इनपुट लेयर डेंस लेयर ही है, सिर्फ पैरामीटर अलग है। तो यहाँ पे अगर आपको एक नॉर्मल हिडन लेयर बनानी है, इनपुट लेयर नहीं, हिडन लेयर बनानी है, तो आप डालोगे यहाँ पे डेंस, आप लिखोगे डेंस, ठीक है। पहली चीज तो वही होगी, कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन चाहिए आपको, 1 2 3, हम जो बनाते हैं ना कनेक्ट करने के लिए न्यूरॉन्स गोल गोल, वही है ये। तो आपको कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स चाहिए, लेट्स टेक हमें 64 ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब आप अलग कैसे बनेंगे इनपुट लेयर से, यहाँ पे आप इनपुट शेप की जगह आप एक नई चीज यूज करते हो, अगर आपको हिडन लेयर बनानी है, आप यहाँ पे पास करते हो एक्टिवेशन, ठीक है। आप पास करते हैं यहाँ पे एक्टिवेशन, एक्टिवेशन के अंदर आप पास करोगे कि आपको कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन चाहिए। मान लेते हैं मुझे रेलू चाहिए, तो मैं यहाँ पे पास करूंगा रेलू, आप कोड में देखोगे ये सब चीज, ठीक है। और ये आपका जो 64 है, ये नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है, मैं वैसे बता चुका हूँ, बट फिर भी, ठीक है। बट चलो मान लेते हैं, एक चीज मान लेते हैं, मुझे डेंस लेयर के अंदर से 64 रखना है, मुझे रेलू की एक अलग एक्टिवेशन लेयर बनानी है, तो हमारे पास इसके लिए एक अलग लेयर भी है, जिसे हम एक्टिवेशन लेयर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा छोटा सा टॉपिक डालता हूँ, इतना बड़ा टॉपिक है नहीं है, तो मैं थर्ड लेयर डालता हूँ एक्टिवेशन लेयर, एक एक्टिवेशन लेयर भी होती है हमारे पास, जैसे मैंने आपको इनपुट के लिए बताया ना, इनपुट लेयर आप उससे भी बना सकते हो, डेंस वाले से भी बना सकते हो, और एक इनपुट लेयर की खुद की लेयर भी होती है इनपुट, वैसे एक्टिवेशन के केस में भी सेम है, एक्टिवेशन लेयर, या तो आप एक्टिवेशन डेंस के अंदर ही बना दो, या तो आप एक्टिवेशन डेंस के अंदर ही बना दो, डेंस 64, एक पैरामीटर डाल दो एक्टिवेशन इक्वल टू रेलू, तो लेकिन कॉमनली तो ये यूज्ड होता है, ठीक है। कॉमन मेथड तो यही है, बट अगर आपको थोड़ा मतलब है कि वेरियस मेथड पे ट्राई करने हैं, मतलब एक होती है ना चुल लगी हुई है कि मतलब करना है कुछ ना कुछ ट्राई, तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। आप एक्टिवेशन लेयर का यूज़ कर सकते हो। मान लो आपने डेंस, आपने एक हिडन लेयर बना दी 64 की, 64 न्यूरॉन्स की, ठीक है। उसके बाद आप एक एक्टिवेशन लेयर बना दो इसी के नीचे, एक्टिवेशन लेयर बना दो और इसके अंदर पास कर दो अपना रेलू, ठीक है। काम दोनों के सेम है। देखो, ये वाला काम जो ऊपर वाली तरीके से हमने किया, डेंस 64 एक्टिवेशन इक्वल टू रेलू, ये भी सेम काम करेगा, वही अचीव होगा इससे भी, और इस वाली लेयर से भी वही अचीव होने वाला है, बस लिखने का तरीका अलग है। अगर आपको एक लाइन के अंदर लिखना है तो डेंस वाला यूज कर लो, लेकिन आपको थोड़ा और सिंप्लीफाइड वर्जन चाहिए, जैसे आप हर लेयर को एक अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओ, तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरा कि आपको लिखने में कौन सा पसंद आ रहा है, हर किसी की पसंद अलग होती है, मैं तो खैर इसी को पसंद करूंगा, ऊपर वाले को, आपकी मर्जी है, तरीका सेम होगा, कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, आपके ना कोड कॉम्प्लेक्सिटी पे कुछ फ़र्क आने वाला है, ना किसी पे चीज़ पे कुछ फ़र्क आने वाला है, ठीक है? तो ये तो हो गए आपके सिंपल लेयर्स, आपने इनपुट लेयर पढ़ ली, फिर आपने डेंस लेयर पढ़ ली, एक्टिवेशन लेयर पढ़ ली, एक ही चीज़ है। बेसिकली डेंस लेयर आपकी हिडन लेयर्स बनाने के काम आती है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अब बात करते हैं अगली लेयर की, जो कि होगी आपकी, ये आई थिंक 4th लेयर है हमारी, 4th लेयर। ये है ड्रॉप आउट लेयर। इसका मैं अच्छा खासा मैथमेटिकल एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ। इसको ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप आउट लेयर, नाम से पता चल रहा है ड्रॉप आउट, बाहर निकालना। क्या बाहर निकालना है? ये आपका बाहर निकालता है न्यूरॉन्स को, ड्रॉप्स न्यूरॉन्स। क्या मतलब बता रहा हूँ मैं ड्रॉप्स न्यूरॉन्स, और वो भी ऐसे नहीं, रैंडमली, रैंडमली निकाल देगा आप किसी भी न्यूरॉन को बाहर, कि नहीं मेरे को तू पसंद नहीं आया, तू निकल बाहर, ठीक है। 10 न्यूरॉन है हमारे पास, बोलेगा मुझे तू पसंद नहीं आया, तू निकल जा। रैंडमली, ऐसा नहीं कि कुछ मैथमेटिकली निकाल रहा है, नहीं, रैंडमली जो मन में आया उसको निकाल देगा बाहर, ऐसा। करता क्यों है ये? करता क्यों है? जिससे आपका मॉडल को ओवरफिटिंग आप बचा पाओ, सो प्रिवेंट ओवरफिटिंग। अगर आपका मॉडल ओवरफिटिंग कर रहा है तो आपको ड्रॉप आउट लेयर यूज करनी चाहिए, ठीक है। आपका ओवरफिटिंग हटाने में मदद करता है आपको। अब इसका मैं कैसे काम करता है वो बताता हूँ एक बार। मान लो एक न्यूरल नेटवर्क ही है हमारे पास, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है।
तो ये इनपुट जा रहे हैं, मान लेते हैं इनपुट लेयर है आपकी, ठीक है। फिर आपके पास एक हिडन लेयर है, ठीक है, ये हिडन लेयर है। फिर आपके पास एक और हिडन लेयर मान लेते हैं, ठीक है, और एक आउटपुट लेयर है यहाँ से, ठीक है। अब मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक ड्रॉप आउट लेयर लगा दी पहले हिडन लेयर के बाद, यहाँ पे हमने लगा दी एक ड्रॉप आउट लेयर, ये आपकी ड्रॉप आउट लेयर है, ठीक है, ये आपकी है ड्रॉप आउट लेयर, ठीक है। आप न्यूरल नेटवर्क में कहीं पे भी लगा सकते हो ड्रॉप आउट लेयर, किसी भी डेंस लेयर के बाद लगा दो तो ऐसी बन जाएगी। जैसे आपने डेंस बनाई, डेंस के बाद ड्रॉप आउट लेयर लगा दी, तो आपका ऐसा कुछ दिखेगा ये। फिर वापस डेंस बनाई तो इनके बीच में आ गई ड्रॉप आउट लेयर। और मैंने आपको बता दिया मेन काम है इसका ओवरफिटिंग करने का। आपको एक वैल्यू देनी पड़ती है ड्रॉप आउट लेयर के अंदर, आपको एक वैल्यू देनी पड़ती है, ठीक है। उस वैल्यू को हम बोलते हैं ड्रॉप आउट रेट। ड्रॉप आउट रेट वो कितना भी हो सकता है, मतलब आप 0 से लेके 1 तक के बीच में कोई वैल्यू दो। मान लो मैंने दिया 0.5, तो यानी वो रेट होगा 50% ड्रॉप आउट रेट। 0.75 दे दिया तो 75% ड्रॉप आउट रेट। 0.1 तो 10% ड्रॉप आउट रेट, ठीक है। मान लेते हैं इस केस में, इस न्यूरल नेटवर्क जो मैंने बना के दिया है, इसमें मान लेते हैं हमारा ड्रॉप आउट रेट है 0.30, ठीक है, 0.30 यानी 30% ड्रॉप रेट है आपका। चलो, अब आपका ये मॉडल ट्रेन हो रहा है, ठीक है। और ये ड्रॉप आउट लेयर काम कब करेगी? काम कब करेगी? बैक प्रोपगेशन के दौरान। कब? इसका जो मेन काम होता है शुरू, वो ट्रेनिंग के दौरान होता है। ट्रेनिंग बोल लो, बैक प्रोपगेशन बोल लो, एक चीज है। फॉरवर्ड प्रोपगेशन में नहीं, बैकवर्ड प्रोपगेशन में मेनली। मतलब जब पहली बार फॉरवर्ड प्रोपगेशन होगा वो नॉर्मली होगा, ठीक है। जब बैक प्रोपगेशन होगा, बैकवर्ड प्रोपगेशन, तब इसका मेन रोल सामने आता है। तो मैं इस वाले न्यूरल नेटवर्क में एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका फॉरवर्ड प्रोपगेशन हो चुका है एक बार, ठीक है। कनेक्ट कर लें क्या इन्हें? कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं अच्छे से नहीं कर रहा कनेक्ट, वरना ज़्यादा ही घचमच हो जाएगा, तो थोड़ा इसको सिंपल रखते हैं, ठीक है। मतलब मान लो, लेकिन ये सारे कनेक्टेड हैं वैसे, सारे कनेक्टेड हैं। इसको भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब फॉरवर्ड प्रोपगेशन एक बार हो चुकी है आपकी, अब आप बैकवर्ड के लिए आ रहे हो, पीछे के लिए आ रहे हो वापस। अब वेट्स अपडेट करने हैं आपको। यहाँ तक तो आपका वेट अपडेशन पक्का तरीके से हुआ है, ठीक है, जो एज यूजुअल आपका होता ही है, वैसा बैक बैक प्रोपगेशन वैसा बैक प्रोपगेशन आपका हुआ है यहाँ तक तो, ठीक है। अब यहाँ से आ गई आपकी ड्रॉप आउट लेयर। ड्रॉप आउट लेयर लगी आपकी इससे पहले। अब ये क्या करेगा? आपने 30% ड्रॉप आउट रेट सेट किया है, ठीक है। तो अब अगर 3 आपके ओवरऑल न्यूरॉन्स कितने हैं? न्यूरॉन्स कितने हैं आपके इस वाली लेयर में? इस वाली लेयर में न्यूरॉन कितने हैं? 3 न्यूरॉन है, ठीक है। और ड्रॉप आउट रेट मैं डीआर से दिखा रहा हूँ, ये आपका 30% है। 3% का 30% निकाल दो, कितना बच रहा है? 2 बच रहा है, ठीक है। अगर मैं 30% निकालूँ तो 1 करीब आ रहा है, ठीक है। 3 का 30% 1 करीब आएगा, और ड्रॉप करना है उतना, तो 3 में से -1 करेंगे तो 2 आ रहा है। तो मतलब इसका मतलब 2 ही न्यूरॉन एक्टिव रहने चाहिए, एक न्यूरॉन को ये रैंडमली डिसेबल कर देगा। तो मान लेते हैं हमारे केस में ये 2 न्यूरॉन एक्टिव रहेंगे, ये इसको ऑटोमैटिकली डिसेबल कर देगा। ये काम होता है आपका ड्रॉप आउट लेयर का, ठीक है। जो भी आपने ड्रॉप आउट रेट सेट किया है, उसका उतना कर देगा वो। मान लेते हैं हमारे पास एक और न्यूरॉन होता है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक और न्यूरॉन होता, 4 न्यूरॉन होते हैं हमारे पास, ठीक है। बाकी ये कनेक्टेड है ओवरऑल, जैसा होता ही है। और हमने ड्रॉप आउट रेट सेट कर दिया होता 50%, मतलब 0.5 करा होता मैंने सेट, ठीक है। तब क्या करता, और ओवरऑल न्यूरॉन आपका 4 हो चुके हैं हमारे पास, ठीक है। अब 4 का 50% कितना होगा? 2, तो 4 माइनस 2 कर दो, तो कितने बचे न्यूरॉन? 2। कितने न्यूरॉन एक्टिव रहने चाहिए? 50% न्यूरॉन डीएक्टिवेट हो जाने चाहिए। तो इसने 2 शुरुआत के एक्टिव रखे हैं, 2 शुरुआत के, 2 लास्ट के बंद कर दिए। बट ऐसा नहीं कि ऐसे ही करेगा, शुरुआत के खोलेगा, शुरुआत के बंद, कुछ भी रैंडमली। मान सकते हैं कि फर्स्ट का खोल दे, फोर्थ को खोल दे, सेकंड थर्ड को बंद कर दे, फर्स्ट को खोल दे, थर्ड को खोल दे, सेकंड और फोर्थ को बंद कर दे, रैंडमली, ठीक है। तो मतलब आपके चारों न्यूरॉन्स ट्रेन नहीं होंगे, बैक प्रोपगेशन के दौरान 2 ही होंगे। अब आप बोलोगे इससे तो डेटा में इम्बैलेंस नहीं आ जाएगा? मान लो आपके 4 न्यूरॉन ऐसी वैल्यू दे रहे होते, 4 2 4 2 ऐसे। इसने इस वाले न्यूरॉन को बंद कर दिया और इस वाले न्यूरॉन को बंद कर दिया। अब ये 2 बचे हैं बस, ठीक है। लेकिन ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो दे रहे थे नीचे वाले और ऊपर वाले भी,
इनकी वैल्यू को कंपनसेट कैसे करेगा ये? तो इसके पास उसका भी तरीका है अपना एक, वो हम मैथमेटिकल के अंदर देखेंगे। वरना डेटा में इम्बैलेंस आ जाएगा ना ट्रेनिंग के दौरान। अगर 2 आपने न्यूरॉन को डीएक्टिवेट कर दिया, 2 ही चल रहे हैं, तो उन 2 की कमी को कौन पूरा करेगा? वो भी तो दिक्कत है। उस दिक्कत को पूरा करने के लिए भी ड्रॉप आउट लेयर के पास अपना एक खुद का तरीका है। उस तरीके को देखेंगे हम, ठीक है? मैथमेटिकल के दौरान। खैर आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ड्रॉप आउट लेयर काम कैसे करती है बेसिकली, ठीक है? मेरे को एक और चीज़ देखनी है यहाँ पे। हाँ, ठीक है। मेरे को लगा वो उसका ऑडियो बंद हो रखा है। चलो, ड्रॉप आउट लेयर समझ आ गया, कैसे काम करती है? अब मैथमेटिकल देखते हैं इसका। तो मैथमेटिकल यहाँ पे दिखाते हैं मैथमेटिकल मैथमेटिकल, ठीक है? अब मैथमेटिकल में 2 हिस्सों में लूँगा, ठीक है? बिफोर ड्रॉप आउट, आफ्टर ड्रॉप आउट, ठीक है? और अच्छे से समझ आएगा ऐसे। तो पहला सिनेरियो लेते हैं हम, जिसमें ड्रॉप आउट लेयर आपने नहीं लगा रखी। अभी ड्रॉप आउट लेयर कुछ नहीं लगी है, नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क है। तो आपको अंतर ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। सो देखते हैं बिफोर ड्रॉप आउट, ठीक है? कलर दूसरा ले लें क्या? ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है। मान लेते हैं सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क है। क्या है हमारे पास? सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क है। एक लेयर के साथ काम करेंगे, बस मेरे को दिखाना ही तो आपका। सिंगल लेयर नेटवर्क है और मान लेते हैं 4 न्यूरॉन्स है हमारे पास। कितने न्यूरॉन है उस एक सिंगल लेयर के अंदर? 4 न्यूरॉन्स हैं, ठीक है? मतलब 4 परसेप्ट्रॉन है आपके पास उसके अंदर। न्यूरॉन मतलब परसेप्ट्रॉन, मतलब वही जो आपके गोले-गोले बनते हैं, वही न्यूरॉन बोलते हैं उन्हें, ठीक है? तो मैं एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पे। अ, रेड से बनाए क्या? ये आपके न्यूरॉन है, इस टेबल में न्यूरॉन रहेंगे यहाँ पे, ठीक है? फिर यहाँ पे आपका इनपुट रहेगा, ठीक है? इनपुट यानी वही आपका एक्स, इस न्यूरॉन के अंदर कौन-सी वैल्यू जा रही है। फिर यहाँ पे आपका वेट कैलकुलेट होगा, ठीक है? यानी आपका डब्ल्यू। फिर आपका बायस मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? आपका बी, फिर आपका ज़ेड मान लेते हैं, जो हम वेटेड सम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे वेटेड सम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम अपना आउटपुट देंगे मेनली। आउटपुट जो हम एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं ना ज़ेड के ऊपर, तब हमें आउटपुट मिलता है। वो इस वाली रो में लिखेंगे, ठीक है? चलो, तो पहले 4 न्यूरॉन हमारे पास, न्यूरॉन 1, न्यूरॉन 2, न्यूरॉन 3 एंड न्यूरॉन 4, ठीक है? अब पहले न्यूरॉन में मान लो 4 इनपुट जा रहे हैं, ठीक है? मतलब हर न्यूरॉन में एक-एक इनपुट जा रहा है। पहले न्यूरॉन के अंदर गया 2, इसमें गया 3, इसमें गया 1, इसमें गया 4, ठीक है? अब मान लो हमारे पास 4 वेट्स हैं। हर इनपुट के लिए वेट्स होता है ना, W1 X1 W2 X2 होते हैं, हर न्यूरॉन के लिए वेट जाते हैं। एमएलपी वाली वीडियो में पता पढ़ा है आपने। तो इस मान लेते हैं पहले वाले के लिए 0.5, दूसरे वाले के लिए -0.3, इस वाले के लिए मान लेते हैं 0.8 और इस वाले के लिए मान लेते हैं -0.5, ठीक है? अब बायस होता है, एक टर्म जुड़ता है जो लास्ट में कांस्टेंट प्लस बी करके, ठीक है? तो इसके लिए मान लेते हैं पहले वाले न्यूरॉन के लिए 1 है, दूसरे वाले के लिए 1 है, इस वाले के लिए -1 है और इस वाले के लिए 2 है, ठीक है? 4th न्यूरॉन के लिए। अब ज़ेड निकालोगे, ज़ेड के लिए क्या करोगे आप? डब्ल्यू मतलब इसको इंटू करोगे, डब्ल्यू और एक्स को इंटू करोगे प्लस बायस को जोड़ दोगे। तो 2 इंटू 0.5 1 प्लस 1 2 आ गया 2। ऐसे ही इनके साथ करो। कैलकुलेटर निकालो अपना और करो सॉल्व। मैंने निकाली हुई वैल्यू तो ये आएगा 0.1 सेकंड न्यूरॉन के लिए। ये आएगा आपका -0.2, ये आपका आएगा 0, ठीक है? अब मान लेते हैं हमारा जो रेलू है वो है आपका एक्टिवेशन फंक्शन है, ठीक है? तो ज़ेड के ऊपर अब एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होगा। एक्टिवेशन फंक्शन आपको पता है रेलू क्या होता है फॉर्मूला? ऐसा होता है मैक्स 0, ज़ेड, ठीक है? तो 0 बड़ा है या 2 बड़ा है? 0 और ज़ेड की जगह पे 2 डालोगे, 0 बड़ा है 2 बड़ा है? 2 बड़ा है, तो आउटपुट भी आपका 2 आएगा। 0.1 बड़ा है या 0 बड़ा है? 0.1 बड़ा है, तो इसका आउटपुट भी 0.1 आएगा। -0.2 बड़ा है या 0 बड़ा है? 0 बड़ा है, तो इसका आउटपुट 0 आएगा। 0 में 0 तो ये तो 0 ही आएगा, ठीक है? तो ये आपके 4 आउटपुट आ गए, बिना ड्रॉप आउट लेयर के, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। आपके आउटपुट ऐसे कुछ है,
तो मैं यहाँ लिखता हूँ आउटपुट 1, ठीक है? ये बिना ड्रॉप आउट लेयर के हैं। ऐसा कुछ है आपका 2, 0.1, 0, 0 ऐसा कुछ है 2, 0.1, 0, 0 तो ये आपके बिना ड्रॉप आउट लेयर के। एक ड्रॉप आउट लेयर लगाते हैं, ठीक है? अब हम अप्लाई करते हैं ड्रॉप आउट लेयर अपनी विद ड्रॉप आउट। अब देखना थोड़ा खेल पलटेगा। मेन इसका में जो कंपनसेशन वाला पार्ट है ना, वो याद रखना। ड्रॉप आउट लेयर काम कैसे करती है सबको पता है, बट वो कंपनसेट कैसे करती है वो बहुत लोगों को नहीं पता होती। अब न्यूरॉन पहले तो वही ले लेते हैं अपने जो कॉलम थे, ठीक है? न्यूरॉन मैं वापस से वे इनपुट वेट्स बायस नहीं बना रहा, मैं सीधा से यहाँ से आउटपुट लिख रहा हूँ, जो हमें पिछले वाले उसमें मिला ना इतने स्टेप्स में। मतलब मेरे को वापस लिखना पड़ेगा इनपुट वेट बायस जेड आउटपुट, आउटपुट तक सेम स्टेप रहेंगे आफ्टर ड्रॉप आउट में भी, ठीक है? तो मैं सीधा एक्टिवेटेड वाले आउटपुट लिख रहा हूँ। एक्टिवेटेड आउटपुट यानी जो आपके एक्टिवेशन फंक्शन लगाने के बाद मिले, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्टिवेटेड आउटपुट जो आपको ऊपर मिल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? क्योंकि उतने स्टेप्स तो आपका सेम है, वापस इनपुट लिखोगे, वेट्स लिखोगे, उतना तो सेम कैलकुलेट होना है। मैं वापस इतने कॉलम नहीं बना रहा। मान लो हमने यहाँ पे ड्रॉप आउट लेयर लगा दी, ये आपकी यहाँ पे ड्रॉप आउट लेयर लगी है और उसके बाद ये आपको फाइनल आउटपुट देगा कि ड्रॉप आउट लेयर लगा के क्या आउटपुट मिलेगा आपको, ठीक है? तो वही न्यूरॉन तो हमारे पास 4 ही हैं, 1, 2, 3, 4। एक्टिवेटेड आउटपुट क्या-क्या आए थे? पहले वाले का 2 आया था, 0.1 आया था, 0 आया था और इसका भी 0 आया था। यही था हमारा 2, 0.1, 0, 0, ठीक है? अब ड्रॉप आउट लेयर की एक खासियत होती है, ठीक है? ये एक फॉर्मूले पे काम करता है कीप और ड्रॉप। कीप और ड्रॉप। मान लेते हैं हमारा जो ड्रॉप आउट रेट है, ठीक है? ड्रॉप आउट रेट 0.5 है। 0.5 यानी 50%। 50% मतलब 50% न्यूरॉन ड्रॉप होने वाले हैं। अगर 4 न्यूरॉन है तो 2 ही बचने वाले हैं एक्टिव, बाकी 2 आपके नॉन एक्टिव हो जाएँगे, ठीक है? तो कीप को हम सिग्निफाई करते हैं 1 से, ठीक है? मतलब ये न्यूरॉन रहेगा। ड्रॉप को हम सिग्निफाई करते हैं 0 से, यानी ये न्यूरॉन नहीं रहेगा। अब ना ये क्या करेगा रैंडमली ड्रॉप आउट लेयर आपकी रैंडमली हर लेयर को एक वैल्यू देगा 1 या 0 देगा, ठीक है? मान लेते हैं इसने ऐसे वैल्यू दे दी, पहली लेयर को दे दी वैल्यू 1, दूसरी लेयर को दे दी 0, तीसरी लेयर को दे दी 1 और इसको दे दी 0। कुछ भी रैंडमली वैल्यू देगा। और 1 का मैंने मतलब बता दिया कीप, 1 का मतलब है कीप यानी ये फर्स्ट न्यूरॉन को रख रहा है। 0 का मतलब है ड्रॉप, यानी ये सेकंड न्यूरॉन को उड़ा रहा है। ऑल्दो सेकंड न्यूरॉन हमें कुछ वैल्यू दे रहा है 0.1 बट ये स्टिल उसको उड़ा रहा है, ठीक है? अब ये थर्ड न्यूरॉन हमें कुछ वैल्यू नहीं दे रहा है, 0 ही दे रहा है, वैल्यू तो कुछ दे नहीं रहा, लेकिन ये तब भी उसे कीप कर रहा है, रख रहा है। तो मतलब वही बताना चाह रहा हूँ कि ड्रॉप आउट लेयर रैंडमली असाइन करती है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि अ, आप न्यूरॉन को रख रहे हो, मतलब न्यूरॉन कैसा है, वैल्यू दे रहा है, नहीं दे रहा है, लेकिन वो अपने मर्ज़ी से रैंडमली वो करेगा कि रखना है, नहीं रखना, वो उसकी मर्ज़ी पे डिपेंड करेगा, ठीक है? इसको ड्रॉप कर रहा है वो, ठीक है? अब आपका जो फाइनल आउटपुट हो गए, वो कैसे हो गए? इस वाली लेयर को तो रख रहा है, न्यूरॉन 1 को तो रख रहा है ये, तो आउटपुट तो सेम ही रहेगा, 2 ही आएगा आपके पास आउटपुट। अब इस वाले न्यूरॉन को नहीं रख रहा है ये, जो 0.1 दे रहा था। अब नहीं रख रहा तो उस न्यूरॉन से कुछ वैल्यू भी नहीं आ रही है, तो उस वैल्यू न्यूरॉन की 0 हो गई। अब इस वाले न्यूरॉन को रख रहा है, ठीक है? इस वाले न्यूरॉन को रख रहा है ये, थर्ड वाले न्यूरॉन को, बट इस न्यूरॉन की तो वैल्यू ही 0 है, तो 0 ही देगा। और फोर्थ वाले न्यूरॉन को तो ड्रॉप कर रहा है, तो ड्रॉप कर रहा है तो ओवरऑल न्यूरॉन की वैल्यू वैसे भी 0 ही थी और सिंस वो ड्रॉप कर रहा है तो वो 0 ही है, ठीक है? तो ये एक एक्टिव न्यूरॉन है, ठीक है? और ये एक एक्टिव न्यूरॉन है। ऑल्दो इस थर्ड वाले के एक्टिव न्यूरॉन की वैल्यू 0 ही है बट स्टिल ये एक्टिव है। लेकिन ये दोनों आपके नॉन एक्टिव हैं। ऑल्दो आपका सेकंड न्यूरॉन कुछ वैल्यू दे रहा था, लेकिन स्टिल नॉन एक्टिव है और ये भी आपका नॉन एक्टिव है। तो आफ्टर ड्रॉप आउट आपकी वैल्यू ऐसी कुछ दिख रही है। आफ्टर ड्रॉप आउट यानी मैं अगर आपको आउटपुट 2 की बात करूँ, ऐसे कुछ दिख रही है आपकी 2, 0, 0, 0 आपके 3 न्यूरॉन डीएक्टिवेट हो चुके हैं और आपका पहला ही न्यूरॉन वैल्यू दे रहा है आपकी, ठीक है? तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ ये आपके रैंडमली न्यूरॉन्स को ड्रॉप करेगा और उनको
0 बना देगा, मतलब डीएक्टिवेट कर देगा। 0 का मतलब क्या होता है? नल, कुछ नहीं, बस वही काम करता है ये, ठीक है? ये आपका है आफ्टर ड्रॉप आउट, जब आपने ड्रॉप आउट लगा दिया है, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं अपने कंपनसेशन वाले पार्ट पे। अब डेटा में इम्बैलेंस तो आएगा, क्योंकि उसने 0.1 को भी हटा दिया है, आप देख सकते हो। ऑल्दो ये 0.1 कुछ ना कुछ तो वैल्यू दे रहा था, छोटी वैल्यू दे रहे हैं 0.1, और वो भी हमने बस 4 न्यूरॉन लिए हैं। अब बड़े न्यूरल नेटवर्क में 64, 128 हज़ारों न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं। अब उस हज़ारों में से मान लो अगर आपको ने 500 आपके बहुत अच्छे न्यूरॉन्स भी हैं। अब मान लो उन 500 में से इसने कुछ को डीएक्टिवेट कर दिया जो अच्छे न्यूरॉन्स भी हैं। ये हमने ड्रॉप आउट रेट तो 50% रखा है, तो ये अच्छे न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट कर सकता है। लेकिन इसके पास एक तरीका भी है अपनी गलती सुधारने का। ऑल्दो गलती तो कर रहा है ना ये, अच्छे न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट करके, बट ये कंपनसेट भी करता है उस गलती के लिए। कैसे करता है वो देखेंगे अभी, ठीक है? तो उसके लिए आपके पास एक फ़ॉर्मूला होता है उस गलती को कंपनसेट करने के लिए, ताकि ये आपके जो एक्टिव न्यूरॉन है, वो आपके नॉन एक्टिव वालों के लिए भी कंपनसेट कर पाएँ, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंपनसेटिंग फॉर नॉन एक्टिव न्यूरॉन्स या डेड न्यूरॉन्स बोल लो, क्योंकि डेड ही हो गए वो एक तरह से, 0 वैल्यू कर देता। फ़ॉर्मूला ऐसा होता है आपका, फ़ॉर्मूला इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस पी, ठीक है? ये आपका फ़ॉर्मूला। अब इसमें आपका जो पी है, ये आपका होता है ड्रॉप आउट रेट, ठीक है? ड्रॉप आउट रेट आपने जितना भी रखा है ट्रेनिंग के दौरान, मान लो आपने 0.5 रखा है, 0.4 रखा है, वही आपकी पी की वैल्यू होगी। अपने केस में मान लेते हैं 0.5 है, यानी 50% ड्रॉप आउट रेट है। तो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? हमारे केस में क्या वैल्यू आएगी ऊपर वाले न्यूरल नेटवर्क के लिए? तो आएगी 1 अपॉन 1 माइनस 0.5, तो ये कितना आएगा 0.5, और ये ओवरऑल वैल्यू आएगी 2, ठीक है? इसको कैलकुलेट करके 2 आएगा आपके पास, आ गया 2। अब ये क्या करता है, यहाँ से स्केलिंग करता है। ये करता क्या है, ऑब्वियसली कंपनसेट से मतलब है, ये आपका करता है स्केल, स्केल एक्टिव आउटपुट्स, ठीक है? स्केल एक्टिव आउटपुट से क्या मतलब है, मान लो आपके ये 4 न्यूरॉन्स थे, ठीक है? 1 2 3 4, और बढ़िया से बताते हैं, ये आपके 4 न्यूरॉन थे, 1 2 3 4, 4 न्यूरॉन्स थे आपके पास। ये आपको कुछ अच्छी वैल्यू दे रहा था, ठीक है? मतलब मान लो सारे अच्छी वैल्यू दे रहे थे। एक इमेजिनरी सिचुएशन दे रहा हूँ, सब अच्छी वैल्यू दे रहे हैं, मतलब ठीक-ठाक वैल्यू दे रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कोई 0 नहीं दे रहा। अब जैसे अपने केस में तो कुछ 0 भी दे रहे हैं ना, यहाँ नहीं दे रहा कोई 0। अब मान लेते हैं ड्रॉप आउट लेयर ने क्या किया, इसको डीएक्टिवेट कर दिया, इसको भी डीएक्टिवेट कर दिया, ठीक है? तो ये तो डाउन हो गए अब, ये डाउन हो गए अब, ठीक है? अब ये अपनी नॉर्मल वैल्यू दे रहे हैं, अभी तो फिलहाल के लिए अपनी नॉर्मल वैल्यू दे रहे हैं, जो है इनके पास अपनी खुद की वैल्यू, ठीक है? लेकिन अब नॉर्मल वैल्यू से काम नहीं बनने वाला, क्यों? क्योंकि आपने इन दोनों को डाउन कर दिया है। तो इन दोनों को अगर डाउन किया तो किसी को तो बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ये इन दोनों के लिए मतलब कंपनसेट कर पाएँ, इनकी कमी ना खले हमें। तो ये नॉर्मल ना रह के अब ये स्केल अप हो जाएँगे, नॉर्मल वैल्यू से थोड़े और बढ़ जाएँगे। अगर ये 2 है तो 5 हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएगा, ऐसे इनकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है? कैसे होगा? अब अपने केस पे आ जाओ, हमारे केस में कैसे होने वाला है, वैल्यू हमारी 2 आ गई ऊपर, ठीक है? ये 2 आ गई, अब इस 2 से काम है हमारा, कैसे काम है? मैं वही लेता हूँ, न्यूरॉन, ठीक है? न्यूरॉन लेते हैं, 1 2 3 4, 4 न्यूरॉन थे हमारे पास। उनके नॉर्मल आउटपुट कौन से हमारे पास जो हमें ड्रॉप आउट लेयर लगाने के बाद मिले। तो पहली लेयर में 2 मिल रहे थे, बाकी सब में 0 मिल रहे थे हमें, ठीक है? अब ये स्केल होंगे, कंपनसेशन करना है ना, तो अब ये स्केल होंगे आउटपुट, स्केल्ड आउटपुट, ठीक है? और ये होंगे हमारे फाइनल आउटपुट अब, ठीक है? जो आगे जाने वाले हैं ट्रेनिंग के दौरान। अब 2 है, तो ये आपका 2 किससे इंटू होगा? आपके इस 2 से, जो आपने यहाँ ऊपर निकाला, यहाँ, ठीक है? तो आप करोगे 2 इंटू 2, 0 इंटू 2, सारे होंगे वैसे इंटू, 0 इंटू 2, 0 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, ये बाकी सब तो 0 ही आएँगे, ठीक है? 0 से इंटू हो रहे हैं। तो इसने वो 0.1 की कमी को पूरा कर दिया, क्योंकि अब ये 2 की वैल्यू बड़ी हो चुकी है ना, 2 की वैल्यू थोड़ी बड़ी हो चुकी है अपने नॉर्मल वैल्यू से, ठीक है?
ये तो खैर थोड़ा छोटा-सा एग्ज़ाम्पल था। इसलिए आपको इतना अच्छे से नहीं पता चल रहा कि ये ड्रॉप आउट लेयर कितनी इम्पोर्टेंट है। बट आपको थोड़ा तो पता चल रहा होगा ना, पहले क्या था, एक 2 वैल्यू थी हमारे पास, एक 0.1 थी। तो ओवरऑल कितने बनते हैं 2.1, बट हमें इस 0.1 की कमी खल रही थी क्योंकि ये वाला एक्टिव न्यूरॉन बंद हो चुका था, ठीक है? तो अब इसने हमने क्या किया, इस 2 को ही बढ़ा दिया, 2 की जगह पे अब ये 4 बन चुका है। तो इसने इस 0.1 की कमी को पूरा कर दिया, ठीक है? ये तो बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल था ना, इसलिए इतना अच्छे से नहीं पता चल रहा कि कैसे कंपनसेट कर रहा है। बट अगर आपके पास हज़ारों में न्यूरॉन्स हो, तब आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा, ठीक है? तो ये काम करता है आपका ड्रॉप आउट लेयर। मेन इसका काम है ओवरफिटिंग को हटाना, क्योंकि जब आपके सारे न्यूरॉन्स ट्रेन हो रहे हैं, हाई चांसेस हैं कि वो न्यूरल नेटवर्क ओवरफिट कर दे। तो इसलिए आप क्या करते हो, कुछ न्यूरॉन्स को ट्रेन नहीं करते हो, उनको ड्रॉप कर देते हो। तो इसकी मदद से आपको ओवरफिटिंग नहीं होती है, ठीक है? बात कर लेते हैं थोड़ा कोड वगैरह की, तो सिंटैक्स वगैरह की। तो सिंटैक्स वगैरह में ऐसे दिखता है, मान लो हमने एक हिडन लेयर बनाई यहाँ पे डेंस 64, और एक्टिवेशन तो हम देते ही हैं, जैसे एक्टिवेशन रेलो, ठीक है? फिर हमने यहाँ पर ड्रॉप आउट लेयर लगा दी एक। आप लिखोगे ड्रॉप आउट और इसके अंदर अपना ड्रॉप आउट रेट डालोगे, कितना रखना है आपको? मान लेते हैं 0.5 रखते हैं, ठीक है? तो यानी 50% ड्रॉप आउट रेट है आपका। ये क्या आपका? ड्रॉप आउट रेट, ठीक है? तो अब क्या होगा, 64 में से जब बैक प्रोपगेशन होंगे ना, सो सिर्फ 32 ट्रेन होंगे आपके बैक प्रोपगेशन के दौरान। 64 का आधा कितना हुआ? 32। 32 को नॉन एक्टिव बना देगा, 32 को एक्टिव बना देगा। ऐसे काम करेगा ये, ठीक है? तो यही था आपका। बाकी चिंता मत करो, ये तो आज थोड़ा-सा सिंटैक्स सिंटैक्स समझ लो। अभी नेक्स्ट वीडियो में जब हम इन डेप्थ उनका प्रैक्टिकल वगैरह देखेंगे, वहाँ पे आपको सब क्लियर हो जाएगा ड्रॉप आउट लेयर को प्रैक्टिकली कैसे लगाना है। वैसे प्रैक्टिकली भी ऐसी ही लगती है वो, ठीक है? ऐसी ही लगती है। बस आपको इम्पोर्ट वगैरह सीखने पड़ेंगे कैसे करते हैं, बाकी सिंपल है। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, ड्रॉप आउट लेयर बहुत पूछा जाता है। एक ड्रॉप आउट लेयर हो गया, एक बैच नॉर्मलाइज़ेशन लेयर हो गया, जो कि बैच नॉर्मलाइज़ेशन हम अब पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो बैच नॉर्मलाइज़ेशन को पढ़ते हैं। एक पेज बनाते हैं यहाँ पे, और ये कौन-सी लेयर है हमारी? 5th है? हाँ, 5th है ये शायद। ये हो गई हमारी बैच नॉर्मलाइज़ेशन। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैंने शायद पहले बता भी रखा है किसी वीडियो में। आई थिंक ऑप्टिमाइज़र वगैरह के लिए बताया था मैंने, या लॉस फंक्शन के लिए। ये बैच नॉर्मलाइज़ेशन ठीक कर देता है, ठीक है? तो ये आपकी बैच नॉर्मलाइज़ेशन लेयर है। नॉर्मलाइज़ेशन तो ऑफ कोर्स होनी है इसके अंदर, ठीक है? तो ये क्या करता है आपका, नॉर्मलाइज़ेज़ द आउटपुट, नॉर्मलाइज़ेज़ द आउटपुट ऑफ अ न्यूरॉन। कोई भी न्यूरॉन से अगर आउटपुट जा रहा है, ठीक है? उसको नॉर्मलाइज़ कर देता है। अब ये नॉर्मलाइज़ेशन क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में बात करते हैं। इस नॉर्मलाइज़ेशन से होता क्या है, बेसिकली जो आपकी ट्रेनिंग है, ठीक है? मॉडल की जो ट्रेनिंग है, वो स्पीड बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है? पहले तो ये होगा आपका मॉडल ट्रेनिंग की स्पीड बढ़ जाएगी। सॉरी, मॉडल ट्रेनिंग स्पीड लिखना भूल गया मैं। स्पीड बढ़ जाएगी एक तो, ठीक है? स्टेबल ट्रेनिंग होगी, स्टेबल ट्रेनिंग होगी, और फास्टर कन्वर्जेंस मतलब वही हो गया, मॉडल ट्रेनिंग की स्पीड बढ़ जाएगी। फास्टर कन्वर्जेंस भी बोल सकते हो उसी को, ठीक है? कन्वर्जेंस मतलब आपका लोकल मिनिमा पे जल्दी अचीव होगा वो हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है? एमएलपी वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं हम, क्या होता है कन्वर्जेंस वाला, ऑप्टिमाइज़र्स में पढ़ चुके हैं कन्वर्जेंस वाला पार्ट, ठीक है? तो आपको पता है ऑलरेडी, राइट? लेकिन उससे पहले जान लेते हैं नॉर्मलाइज़ेशन होगा क्या बेसिकली? तो इसको मैं थोड़ा डायग्राम के से बताता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे आपके इनपुट लेयर है, ठीक है? ये आपकी इनपुट लेयर है। फिर यहाँ पे मान लेते हैं आपकी एक हिडन लेयर है, ठीक है? यहाँ पे आपकी एक आउटपुट लेयर है, जो आउटपुट दे रही है। कनेक्ट कर लेते हैं इनको, थोड़ा बेटर दिखेगा, ठीक है? सबको कनेक्ट कर लो। इसको भी कनेक्ट कर लो। अब मैंने ये क्या किया, यहाँ पे एक बैच नॉर्मलाइज़ेशन लेयर लगा दी। यहाँ पे मैंने लगा दी एक बैच नॉर्मलाइज़ेशन लेयर, ठीक है? तो हो क्या रहा है बेसिकली, कलर ले लो। यहाँ से आउटपुट को नॉर्मलाइज़ कर रहा है ये, ठीक है? यहाँ से आपके जो आउटपुट जा रहे हैं, इनको कर रहा है नॉर्मलाइज़। यहाँ से जो आउटपुट जा रहे हैं नॉर्मलाइज़। क्यों कर रहा है?
बेसिकली जो इस लेयर के आउटपुट हैं, वो इस लेयर के इनपुट होने वाले हैं। आपकी जो फाइनल लेयर है इसके लिए इनपुट होने वाले हैं। फाइनल लेयर हो गई या बीच में कोई और भी लेयर होती है, ठीक है? ऐसा नहीं मैं फाइनल लेयर के लिए बना सकते हो आप बैच नॉर्मलाइज़ेशन, किसी भी लेयर के लिए बना सकते हो, वो बस मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अब आपका यहाँ पे भी एक लेयर है, इससे पिछली वाली लेयर, ये मान लेते हैं इस वाली लेयर को मैं बोलता हूँ फर्स्ट लेयर, ठीक है? इसको मैं फर्स्ट लेयर बोल रहा हूँ, इसको मैं सेकंड लेयर बोल रहा हूँ, ठीक है? जो फर्स्ट लेयर के आउटपुट हैं, वो सेकंड लेयर के लिए आपके इनपुट हैं, ठीक है? तो आप आउटपुट को नॉर्मलाइज़ नहीं कर रहे हो एक तरह से, आप कर रहे हो सेकंड लेयर के इनपुट्स को नॉर्मलाइज़ कर रहे हो, ठीक है? समझ रहे हो बात को? अब कहने के लिए तो हम बोल सकते हैं कि हम जिस लेयर के आउटपुट को नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेनली हमें वो उन आउटपुट की ज़रूरत सेकंड लेयर के इनपुट्स की तरह करनी है, ठीक है? इसलिए हमें उन्हें नॉर्मलाइज़ करना पड़ता है। मान लो कोई वैल्यू 54 है, ठीक है? चलो नॉर्मलाइज़ मैं आपको अगर स्टैंडर्डाइज़ेशन, नॉर्मलाइज़ेशन पढ़ा आपने मशीन लर्निंग में तो ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी। मान लो कोई चीज़ है अ, आपकी कोई फीचर है, ठीक है? वो 0 से 100 के बीच में उसकी रेंज लाया करती है या और बेटर करते हैं इसको, उसकी रेंज लाया करती है 100 से 1000 के बीच में, ठीक है? 100 के 1000 के बीच में उसकी रेंज लाया करती है, ठीक है? अब आपने उस रेंज को गिरा के नॉर्मलाइज़ कर दिया 0 से 10 के बीच में। पहले आपके जो भी आपको पता है न्यूरॉन्स के अंदर मल्टिप्लिकेशन होता है, सिग्मॉइड फंक्शन ये सब सारे मतलब एक्टिवेशन फंक्शन वगैरह सब लगते हैं। कैलकुलेशन होती है हेवी। अब मान लो बड़े-बड़े नंबर हैं 100 से 1000 के बीच में, कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब वहीं अब बड़े नंबर की जगह हम छोटे नंबर ले लेते हैं, 0 से 10 के बीच में, कैलकुलेशंस फास्ट होंगी। ये तो ह्यूमन के हिसाब से भी देख लो आप, 100 से 1000 वाले नंबर्स को इंटू प्लस माइनस करना आसान है या 0 से 10 के बीच में? ऑफ कोर्स 0 से 10 में। तो आपकी कैलकुलेशन पावर कम लगेगी, ट्रेनिंग फास्ट होगी क्योंकि 0 से 10 नंबर वालों को मल्टीप्लाई में करने में कितना ही टाइम लग रहा है मशीन को, ठीक है? तो अगर आप हर कैलकुलेशन पे 0.001 सेकंड बचा रहे हो, ठीक है? न्यूरल नेटवर्क में होती हैं हज़ारों कैलकुलेशन एक टाइम पे, तो आप ओवरऑल 3-4 सेकंड भी बचा सकते हो अपने ट्रेनिंग के दौरान। 3-4 सेकंड बहुत बड़ी बात भी होती है, न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर, राइट? तो वही आप स्केल डाउन कर दे रहे हो फीचर्स को 100 से 1000 के 0 से 10 में या 0 से 1 के बीच में भी, ठीक है? ये आपका नॉर्मलाइज़ेशन करता है, राइट? तो मेनली इसका काम क्या है? एक लेयर के आउटपुट को दूसरे लेयर के इनपुट को नॉर्मलाइज़ करना, क्योंकि एक लेयर का आउटपुट दूसरी लेयर के इनपुट कहलाया जाता है, ठीक है? तो हमें उसे नॉर्मलाइज़ फॉर्मेट में भेजना है दूसरी लेयर के लिए। अगर आप उनकी एक्चुअल वैल्यूज़ दे दोगे तो मे बी ट्रेनिंग में टाइम लगेगा, ये सब हो सकता है, ठीक है? अब नॉर्मलाइज़ेशन का मतलब क्या होता है मेनली? नॉर्मलाइज़ेशन का मतलब क्या होता है? होती क्या है नॉर्मलाइज़ेशन? मतलब आप कैसे पता लगाओगे कि नॉर्मलाइज़ हो चुका है आपका? मतलब आपने कर तो ली नॉर्मलाइज़ेशन, ठीक है? पता कैसे चलेगा कि मैंने नॉर्मलाइज़ कर लिया? 2 मेन आइडेंटिफायर होते हैं अगर आपको पता करना है कि नॉर्मलाइज़ हो चुका है या नहीं हो चुका है। पहला, जो आपका ओवरऑल मीन होगा, ओवरऑल आपका जो मीन होगा, वो क्लोज़ टू 0 पहुँच जाएगा, ठीक है? ओवरऑल जो मीन होगा क्लोज़ टू 0 या 0 बन जाएगा, ठीक है? दूसरा, जो आपका वेरिएंस होगा, वो क्लोज़ टू 1 पहुँच जाएगा। तो ये 2 कंडीशन जब ये मीट हो जाती हैं, तो मतलब आपने नॉर्मलाइज़ेशन अचीव कर लिया है, राइट? मतलब पहले अगर आपका मीन 5 या 8 आ रहा था, अब आपका 0.1 आ रहा है, तो आपने नॉर्मलाइज़ेशन अचीव कर लिया। वेरिएंस आपका 8 या 10 आ रहा था, आपने वेरिएंस अब 1 के करीब आ रहा है, 1.2, 1.3 आपने वेरिएंस भी मतलब आपने नॉर्मलाइज़ेशन काफ़ी हद तक अचीव कर लिया है, ठीक है? ओके, अब ऐसे तो समझ आएगा नहीं, मैथमेटिकल से ज़्यादा अच्छा समझ आता है, ऑफ़ कोर्स। तो मैथमेटिकली देखते हैं। मैथमेटिकल अ, मैथमेटिकली देख लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास 4 इनपुट लेयर्स का 4 इनपुट वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है? किसी भी न्यूरॉन के अंदर आ रही है 4 इनपुट वैल्यूज़, हमें उसे आगे नॉर्मलाइज़ करके भेजनी है, ठीक है? मान लो आपकी ये लेयर है, ठीक है? इस लेयर के अंदर आपकी 4 वैल्यूज़ है, जा रही हैं। मान लो इनपुट से आपके 4 वैल्यूज़ आई इस न्यूरॉन के अंदर। अब यहाँ पे बीच में आपकी लगी है बैच नॉर्मलाइज़ेशन लेयर, आपको आगे जाके वैल्यूज़ भेजनी है दूसरी लेयर के लिए, ठीक है? और फिर वो दूसरी लेयर आगे भेजेगा। तो आपको यहाँ नॉर्मलाइज़ करनी है। तो ये सिनेरियो ले रहे हैं हम, ठीक है? तो मान लेते हैं वो वैल्यूज़ ऐसी कुछ है, एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, ये एक्स से इनपुट को डिनोट किया जाता है। मान लेते हैं एक है 5, एक है 10, एक है 15, एक है 20। आप देख भी सकते हो बड़ी वैल्यूज़ लग रही हैं ये, मतलब 0 पॉइंट कुछ भी नहीं है, ये बड़ी वैल्यूज़ है 5, 10, 15। तो आप यहाँ से देख सकते हो वैल्यूज़ आर अ बिट लार्ज, ठीक है? लेकिन देखना एंड तक ना हम इन वैल्यूज़ को काफ़ी नीचे गिरा देंगे, काफ़ी हद तक नीचे गिरा देंगे बल्कि मतलब
इतना मान लो कि ये 0 पॉइंट में कुछ में पहुँच जाएँगी। मतलब 5 है तो वो 0 पॉइंट कुछ में पहुँच जाएगा। अगर आपका 20 है तो वो 4, 3 ऐसे पहुँच जाएगा। काफ़ी हद तक गिर जाओगे। 75% से इनकी वैल्यू नीचे गिरा देंगे हम, नॉर्मलाइज़ कर देंगे इन्हें। ठीक है? सबसे पहले क्या करोगे आप? व्हाइट ही पेन ले लेता हूँ, ज़्यादा सही लगेगा। ठीक है? सबसे पहला आपका पॉइंट होगा, आपको मीन निकालना है। ठीक है? कंप्यूट मीन, कंप्यूट मीन। मीन को मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये साइन से होता है मीन डिनोट। मीन निकालो, आपके पास कौन-कौन सी वैल्यूज़ हैं? 5, 10, 15, 20 लिखो यहाँ 5, 10, 15 और 20 और डिवाइड बाय किससे होगा ये? 4 से, ठीक है? कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 20, 35, 45, 50 50 डिवाइड बाय 4, 50 डिवाइड बाय 4 यानी 12.5, 12.5 आपका मीन है। चलो, अभी आप देख लो मीन आपका 0 से कितना दूर आ रहा है? मीन 0 के आस-पास भी नहीं है। नॉर्मलाइज़ेशन के लिए हमें मीन को 0 के करीब लाना है। तो 0 से तो आस-पास भी नहीं है, 12.5 आ रहा है। कोई नहीं, करते हैं। दूसरा आपका है वेरिएंस कैलकुलेट करना है आपको। कंप्यूट वेरिएंस। वेरिएंस का आपको अगर फ़ॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता तो बताता हूँ मैं। इससे डिनोट करते हैं हम वेरिएंस को, ठीक है? सिग्मा स्क्वायर से। आपको क्या करना है, जो उसकी वैल्यू है, मतलब वैल्यू पहले इनपुट की क्या है 5, पहले इनपुट की क्या है 5 है, माइनस उसे मीन से माइनस करना है। मीन हमने निकाला 12.5 और स्क्वायर करना है। फिर प्लस करना है दूसरे उसके साथ, दूसरा हमारी वैल्यू थी 10 माइनस 12.5 स्क्वायर। फिर तीसरी वैल्यू थी 15 माइनस 12.5 स्क्वायर एंड लास्ट थी हमारी 20 माइनस 12.5 स्क्वायर, ठीक है? और डिवाइडेड बाय वही कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके पास, तो आपके पास 4 थे इनपुट, तो डिवाइड बाय 4। तो आप अगर सिग्मा स्क्वायर को कैलकुलेट करोगे, अब देख लेना, मैं मेरे अराउंड 31.25 आ रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो ठीक कर देना, ठीक है? तो वेरिएंस भी देख लो 31.25 आ रहा है और वेरिएंस आना कितना चाहिए 1 के करीब, आस-पास भी नहीं है। तो ये तो आपको पता चल गया कि अभी मतलब नॉर्मलाइज़ नहीं है आपके इनपुट। मीन भी ज़्यादा आ रहा है 0 से और वेरिएंस भी 1 से काफ़ी दूर आ रहा है। तो ये तो मैंने आपको पहले प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है? अब आपको क्या करना है, नॉर्मलाइज़ करना है हर इनपुट को। नॉर्मलाइज़ ईच इनपुट, नॉर्मलाइज़ ईच इनपुट, हर इनपुट को, पहले 5 को, फिर 10 को, फिर 15 को और फिर 20 को। सॉरी, सब फॉर्मूला क्या है आपका? एक्स नॉर्म यानी एक्स नॉर्मलाइज्ड वैल्यू, पहले तो आपको जो एक्स की वैल्यू है 5, 10, 15, 20 जो भी है, माइनस मीन, मीन से उसको माइनस करना है, फिर अंडर रूट वेरिएंस से, मतलब जब आप अंडर रूट वेरिएंस करते हो तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है, ठीक है? इसे स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। लेकिन हम इसके साथ में एक वैल्यू जोड़ते हैं, यहाँ पे एक एप्सिलॉन लगा रहा हूँ। ये एप्सिलॉन जनरली कितना होता है, छोटी वैल्यू होती है बहुत। ये इसलिए होता है ताकि हमें डिनोमिनेटर में 0 ना मिले। तो ये अराउंड होती है जनरली 10 से -5 टू 10 टू -8, ठीक है? 0.0001 छोटी-सी वैल्यू रहती है। इग्नोर कर सकते हो अगर आपको वेरिएंस की कुछ वैल्यू मिल रही है, तो इसे इग्नोर की जा सकती है, ठीक है? तो फॉर्मूला ये होता है। तो आपको करना होता है स्टेबिलिटी के लिए, ये एप्सिलॉन आपका स्टेबिलिटी के लिए होता है मेनली। तो अब एक-एक करके वैल्यू डालते हैं। अब एक-एक करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ऐसे करते हैं, यहाँ पे डालते हैं 5, 10, 15, 20। मैं इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पहले मैं बताता हूँ। ये आपका u यानी मीन, तो ये आपका आएगा 12.5 यहाँ, ठीक है? आपका ये आया था अंडर रूट, आपका आया था सिग्मा स्क्वायर, कितना आया था आपका वेरिएंस 31.25 और ये अराउंड 10 की पावर -5 पकड़ लेते हैं, जिसको हम इग्नोर करने ही वाले हैं वैसे ही, बहुत छोटी-सी वैल्यू है, ठीक है? अब इसमें आपको करना कैसे है, एक बार आप 5 को लोगे, 5 माइनस 12.5 डिवाइडेड बाय 31.25 अंडर रूट 31.25, फिर आप एक बार 10 को लोगे, 10 माइनस 12.5 अंडर रूट 31.25, 15 माइनस 12.5, लेकिन मैंने एक ही लाइन में लिखा है, लेकिन आपको अलग-अलग कैलकुलेट करना है, ऐसे नहीं है यहाँ पे कुछ लूप वगैरह चलाना है आपको ऐसा, ठीक है? एक-एक करके कैलकुलेट करना है, आपको x1 नॉर्म मिलेगा, x2 नॉर्म मिलेगा, x3 नॉर्म मिलेगा, x4 नॉर्म मिलेगा, ठीक है? एक-एक करके करना है। तो आफ्टर जब आप एक-एक करके करोगे, जब आपने 5 को यूज़ करा था, तब आपको मिलेगी ये वैल्यू,
-1.34, ठीक है? जब आपने 10 को यूज़ करा था, 10 - 12.5 डिवाइडेड बाय ये, तो आपको मिलेगा -0.45। जब आपने 15 को यूज़ किया था, आपको मिलेगा 0.45 और इसको यूज़ किया था 20 को तो 1.34, ठीक है? आपको मिल गई आपकी, ये आपकी है नॉर्मलाइज़्ड वैल्यूज़, नॉर्मलाइज़्ड वैल्यूज़। अब इन नॉर्मलाइज़्ड वैल्यूज़ को वो निकालो आप मीन वगैरह। मीन निकालो, -1.34 प्लस -1.4045, 0.45, 1.34। अब आप देखोगे जब आप इनको प्लस करोगे 1.34 और -1.34 एक दूसरे से कट जाएँगे। 0.45 -0.45 से एक दूसरे से कट जाएँगे। तो मीन कितना आ रहा है? 0/4। ऊपर के तो पूरे कट गए एक साथ एक दूसरे से। तो मीन क्लोज़ टू 0 आ गया। 0 ही आ गया पूरा, क्लोज़ टू 0 क्या 0 आ गया मीन। तो इसका जब आप मीन निकालोगे, तो वो आपका आएगा 0। सेम अगर आप वेरिएंस निकालोगे, तो वो आएगा आपका 1, ठीक है? 1 आएगा या क्लोज़ टू 1 आएगा देख लेना। बट यहाँ पे हमें वो नॉर्मलाइज़ेशन वाली कंडीशन मिल गई है, जो कि ऊपर नहीं मिल रही थी। ऊपर के केस में मीन आपका 12.5 था, वेरिएंस 31, 32 के करीब था, ठीक है? 31.25, ठीक है? लेकिन अब आप मीन को 0 के करीब ले आए, वो तो मैंने आपको दिखा भी दिया अभी, राइट? लेकिन अभी भी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। बैच नॉर्मलाइज़ेशन का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। ये तो आपने नॉर्मलाइज़ वैल्यू मिल गई। अब आप इन्हीं नॉर्मलाइज़ वैल्यू को आगे नहीं भेज सकते। आपको एक और चीज़ अप्लाई करनी पड़ती है जिसे हम बोलते हैं स्केल एंड शिफ्ट, ठीक है? ये कौन-सा स्टेप था वैसे? 3rd, 4th आपको करना पड़ता है स्केल एंड शिफ्ट। बेसिकली ये क्यों ज़रूरी है? ये आपकी जो नॉर्मलाइज़्ड वैल्यू है ना, ये डेटा में आपका अनस्टेबिलिटी ले आते हैं, ठीक है? इंस्टेबिलिटी ले आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज़ हो जाते हैं ना, तो 0 से 1 की रेंज में आ जाते हैं ये तो। देख लो आप बहुत छोटे हो गए हों, 1.34, 0.45 बहुत छोटे हो गए। तो इससे डेटा अनस्टेबल बन जाता है ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है? तो हम वो रिस्क भी नहीं ले सकते। तो ये आपका ऑटोमैटिकली 2 चीज़ें करता है। आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कोई पैरामीटर बताने हैं स्केल एंड शिफ्ट के लिए। ये ऑटोमैटिकली उन पैरामीटर को आपका डेटा को देख के डिफाइन करता है। तो ये 2 पैरामीटर देखता है आपके उसमें बेसिकली। तो वो 2 पैरामीटर कौन से हैं? मैंने आपको बताया स्केल शिफ्ट है। एक पैरामीटर आपका स्केल फैक्टर, ठीक है? एक पैरामीटर आपका शिफ्ट फैक्टर, ठीक है? स्केल फैक्टर को आप डिनोट करते हो गामा से, ठीक है? शिफ्ट फैक्टर को आप डिनोट करते हो बीटा से। आपकी मर्ज़ी है साइन वगैरह तो आप देख लो अपने हिसाब से, ठीक है? ये बैच नॉर्मलाइज़ेशन अपने आप सीखता है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि गामा क्या रखना है, बीटा क्या रखना है, वो अपने आप सीखता है। बैच नॉर्मलाइज़ेशन के जनरली आप कुछ नहीं डालते, सिर्फ आप बैच नॉर्मलाइज़ेशन लेयर लगाते हो, सब कुछ ऑटोमैटिकली करता है, ठीक है? कुछ नहीं बताते आप सिंटैक्स भी देखना, हम कुछ पैरामीटर नहीं लगाते, जैसे ड्रॉप आउट लेयर में तो आप डालते हो ना कि कितना ड्रॉप आउट रेट चाहिए, बैच नॉर्मलाइज़ेशन को कुछ नहीं चाहिए, तो आप बस लगा दो उस लेयर को, वो नॉर्मलाइज़ कर देगा, वो खुद ही सीखता है सब कुछ। ये 2 पैरामीटर भी वो खुद ही सीखता है ऑटोमैटिकली, ठीक है? तो अपने केस में लेट्स टेक हमारे केस में जो ऊपर वाला एग्ज़ाम्पल ले रखा हमने, गामा ले लेते हैं हम अपना 2 और बीटा ले लेते हैं हम अपना 3, ठीक है? और करते हैं कैलकुलेशन। फ़ॉर्मूला कैसा होता है स्केल एंड शिफ्ट लगाने का? तो आपको जो एक्स न्यू मिलेगा, जो फाइनल आउटपुट आपको जो भेजना है आगे, फाइनल, वो होता है आपका गामा इंटू एक्स नॉर्म, जो आपको नॉर्मलाइज़ वैल्यू मिली है इससे पहले, उनसे इंटू करना है गामा को, प्लस बीटा ऐड कर देना है उनमें। तो आपको जो एक्स न्यू मिलेगा वो ऐसा कुछ मिलेगा, गामा आपने 2 लिया है इंटू नॉर्मलाइज़ वैल्यू कितनी थी हमारी? रुक जाओ देखने दो, 1.34, 0.45 ये थी आपकी वैल्यूज़, माइनस 1.34 माइनस 0.45, 0.45 और 1.34, ठीक है? और बीटा हमने लिया 3। एक-एक करके करो इंटू, 2 इंटू माइनस 1.34 प्लस 3 जो भी आएगा, तो इससे आएगा आपका 0.32, ठीक है? फिर 2 इंटू माइनस 0.45 प्लस 3 2.1 वापस करो, 2 इंटू 0.45 प्लस 3 3.9 एंड 2 इंटू 1.34 प्लस 3 5.68, ठीक है? ये आपके जो फाइनल आउटपुट है,
ये आपके नॉर्मलाइज़ होके स्केल एंड शिफ्ट होके आगे जाने वाले हैं, आगे वाली लेयर के लिए, ठीक है? सो दीज़ वैल्यूज़ विल बी पास्ड। एग्ज़ैक्टली नॉर्मलाइज़्ड वैल्यू को भी नहीं भेजता। तो ये थोड़ा नॉर्मलाइज़ेशन से अलग कांसेप्ट है, बैच नॉर्मलाइज़ेशन, ठीक है? नॉर्मलाइज़ेशन में तो क्या होता, अगर आप नॉर्मल नॉर्मलाइज़ेशन कर रहे होते, तो जो आपकी एक्स नॉर्म की वैल्यू आती, इन्हीं को आगे भेज देता। बट बैच नॉर्मलाइज़ेशन थोड़ा अलग है, ये बैच नॉर्मलाइज़ेशन लेयर है, उसमें आपका थोड़ा स्केलिंग एंड शिफ्टिंग भी होती है, ताकि आपके मॉडल ट्रेनिंग को अफ़ेक्ट ना करे ये ये नॉर्मलाइज़्ड वैल्यू, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटी हो गई ना, 5 से आपने सीधा -1.34 कर दिया। लेकिन यहाँ देखो ये फिर भी थोड़ी बहुत लग रही है ठीक, मतलब आपका 25.68 गिरा है, जो आपका शुरुआत में कितना था 20 था, ये अब गिर के आ चुका है 5.68। जो शुरुआत में आपका 15 था, वो 3.9 बन चुका है, 10 था 2.1, 5 था 0.32। तो थोड़ी हमने स्केलिंग कर दी है, ताकि वो ज़्यादा ही मतलब अजीब ना लगे, राइट? ओके, तो अब थोड़ा कोड की बात कर लेते हैं। कोड नहीं मतलब सिंटैक्स, कोड तो हम आगे देखेंगे। मान लो आपने यहाँ पे एक डेंस लेयर लगाई है, ठीक है? 64 न्यूरॉन्स है उसके अंदर और एक्टिवेशन वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है? एक्टिवेशन वैल्यू, ये तो आपने डेंस लेयर लगा दी। फिर उसके बाद मैंने लगाई यहाँ पे बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर, बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर, ठीक है? अब बस आपको ऐसे लगा देनी है बैच नॉर्मलाइजेशन, किसी भी अपनी लेयर्स के बीच में। कुछ इनपुट नहीं देना इसके अंदर, खाली लेयर रहेगी ये बस, कुछ नहीं। अगली लेयर भेजो, यहाँ पे मान लो एक और डेंस भेज देते हैं। डेंस 64 एक्टिवेशन और रेलू, ठीक है? तो मान लो इस डेंस से आपका आउटपुट निकले बाहर, वो जाएँगे आपके बैच नॉर्मलाइजेशन में। इसके अंदर वो भी जो भी नॉर्मलाइजेशन हमने जो भी पढ़ा ना मैथमेटिकली, वो सब कुछ होगा। स्केलिंग शिफ्टिंग के बाद जो वैल्यूज़ आई हैं, वो फिर आगे जाके दूसरी डेंस लेयर के अंदर जाएँगी। फिर आगे जाके और पास होती रहेंगी, आपका न्यूरल नेटवर्क बनता रहेगा, ऐसे, ठीक है? ऐसे होगा आपका। लेकिन इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं लगता बैच नॉर्मलाइजेशन के अंदर, सब कुछ ऑटोमैटिक होता है इसके अंदर। बट पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है उसके अंदर, ऑटोमैटिक तो हो रहा है लेकिन पता तो होना चाहिए क्या होता है उसके अंदर। तो जनरली लोग सोचते हैं बस नॉर्मलाइजेशन होता है, बट इसके अंदर स्केलिंग एंड शिफ्टिंग भी की जाती है। जैसे लोग ड्रॉप आउट लेयर में भी सोचते हैं कि बस न्यूरॉन ड्रॉप होते हैं, बट स्केल भी होते हैं न्यूरॉन साथ-साथ में। तो मेरे को भी नहीं पता, जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था मैंने कहा बैच नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन ही तो हो रहा होगा। वो हमने पढ़ा हुआ है मशीन लर्निंग में। बट मशीन लर्निंग का थोड़ा-सा अलग होता है, वो आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है? अब कुछ माइनर लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि माइनर लेयर यानी वो काम नहीं आती, बहुत इम्पोर्टेंट है। बट ऐसा है कि उनको समझने में आपको ज़्यादा मतलब ये पूरा मैथमेटिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो शुरुआत करते हैं, 6th लेयर है ना ये हमारी शायद, फ्लैटन लेयर। ऑल्दो इसका एएनएन से ज़्यादा आपको सीएनएन में यूज़ पड़ेगा इसका फ्लैटन लेयर का, ठीक है? ये करती क्या है बेसिकली, अ, ऐसा नहीं है एएनएन में यूज़ पड़ेगा नहीं, बट एएनएन से ज़्यादा सीएनएन में पड़ेगा। ये आपका क्या करता है, कन्वर्ट मल्टी डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल इनपुट टू वन डायमेंशनल। मतलब आपके पास अगर 10 डायमेंशनल का भी इनपुट है ना, उसको भी वन डायमेंशनल बनाएगा। 5 डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कोई भी हाई डायमेंशनल इनपुट है, इसका काम है उसे वन डायमेंशन में लाना। बस इतना ही काम है इस लेयर का। और कहाँ पे ज़्यादा यूज़ की जाती है? एएनएन से ज़्यादा ये सीएनएन में की जाती है। तो मैं वहाँ सीएनएन के अंदर नहीं पढ़ाऊँगा इसको वापस से। सीएनएन के अंदर मैं सीएनएन स्पेसिफिक लेयर्स पढ़ाऊँगा, जैसे मैक्स पूलिंग हो गया, आपका स्ट्राइड वगैरह हो गया और बहुत सारी लेयर्स है, ठीक है? आपके फ़िल्टर्स वगैरह हो गए वो सब, वो हम सीएनएन के अंदर देखेंगे, ठीक है? वो सीएनएन स्पेसिफिक लेयर रहेंगी, पूलिंग लेयर्स वगैरह, वो बेसिकली सीएनएन का पूरा स्पेसिफिक पार्ट है। बट फ्लैटन लेयर ऐसी है, एएनएन में भी यूज़ हो सकती है, बट जनरली नहीं होती है, क्योंकि एएनएन में आपका पहले से ही 1D में ही रहता है इनपुट, ठीक है? तो मेनली आपका सीएनएन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? तो मोस्टली यूज़्ड इन सीएनएन। क्यों होता है सीएनएन में ज़्यादा यूज़? एएनएन में इतना यूज़ क्यों नहीं होता? अब देखो सीएनएन मॉडल्स आपके जनरली कैसे काम करते हैं? इमेजेस के ऊपर, ठीक है? जो इमेजेस होती हैं वो बनती हैं पिक्सल से, और पिक्सल बनते हैं आपके एरेज़ से, नंपाई एरेज़ तो होते हैं 0 से 255 की रेंज में।
नहीं पढ़ा तो जब मैं कंप्यूटर विज़न वगैरह पढ़ाऊँगा, इमेजेस के बारे में पढ़ाऊँगा, वहाँ पे मैं बता दूँगा इमेजेस कैसे बनती हैं, कैसे काम करती है। तो मल्टी डायमेंशनल इमेज एरे से बनती है कोई भी इमेज, ठीक है? एरे के अंदर एरे, ठीक है? अब वो मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है? अब सीनन के अंदर आप कन्वोल्यूशनल लेयर्स का यूज़ करते हो। वहाँ पे आप ये डेंस लेयर यूज़ नहीं करते, वहाँ पे कन्वोल्यूशनल लेयर्स का यूज़ करते हो, ठीक है? यहाँ पे आपकी कन्वोल्यूशनल लेयर रहेंगी, ठीक है? लेकिन जब आप आउटपुट दिखाना है तब आप आखिर में डेंस लेयर का यूज़ करते हो। यहाँ पे तो आपकी कॉन्वो लेयर होती हैं, कन्वोल्यूशनल लेयर्स, ठीक है? लेकिन आखिर में जब आपको आउटपुट दिखाना है तब तो डेंस लेयर का यूज़ करना पड़ेगा। अब कन्वोल्यूशनल लेयर्स तो चलो मल्टी डायमेंशनल हैंडल कर सकती हैं, लेकिन डेंस लेयर हैंडल नहीं कर सकती। तो आपको कन्वोल्यूशनल का जो मल्टी डायमेंशनल आउटपुट निकल रहा है यहाँ से, इसको वन डायमेंशनल कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप एक लेयर का यूज़ करते हो, उसी लेयर को आप फ्लैटन बोलते हो। तो जा जो आपका मल्टी डायमेंशनल अंदर जा रहा है, वो डेंस में जाने से पहले 1D में बन जाता है। 1D आपका डेंस हैंडल कर सकता है, ठीक है? तो ये काम होता है आपका मेनली फ्लैटन लेयर का। ठीक है? समझ आ गया? अ, क्योंकि आउटपुट लेयर जनरली हर केस में डेंस लेयर ही रहती है, ठीक है? आउटपुट लेयर हमेशा डेंस लेयर रहेगी और डेंस लेयर आपका 1D में ही इनपुट्स को एक्सेप्ट करती है, राइट? तो इसलिए आपका सीएनएन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आपको इसका थोड़ा मैथमेटिकल देखना है, तो मैथमेटिकल तो क्या मैं ऐसे आपको थोड़ा रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। इतना कुछ है नहीं इसमें मैथमेटिकल। अभी बिफोर देख लेते हैं, फिर आफ्टर देख लेंगे कि आप जब फ्लैटन लेयर यूज़ नहीं कर रहे, तब क्या सीन है, फ्लैटन लेयर यूज़ करने के बाद। तो मान लेते हैं हमारे पास एक 2D मैट्रिक्स है, ठीक है? 2D मैट्रिक्स, इसको हमें 1D में कन्वर्ट करना है फ्लैटन लेयर की मदद से। तो आपकी मैट्रिक्स ऐसी कुछ है। अ, ये एक्स मान लेते हैं, एक्स है आपका, ऐसा कुछ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? अगर मैं इसका शेप कैलकुलेट करूँ, शेप, तो शेप क्या होगा इसका? रोज़ इंटू कॉलम्स लिखते हैं हम, रोज़ कितनी है? 2, कॉलम्स कितने हैं? 1, 2, 3, 2, 3, समझ आ गया? 2 रोज़ थी, 3 कॉलम्स थे, तो शेप आ गया 2, 3 और सिंस आपके 2 डायमेंशंस का यूज़ हो रहा है, तो 2D एरे है। ये रो भी है, कॉलम भी है, तो 2D एरे है ये, ठीक है? ये आपका हो गया 2D। अब वही चीज़ 1D में कैसे होगी? आपके इसी को ये कन्वर्ट कर देगा कैसे? ऐसे, कन्वर्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? ऐसे भी नहीं, बल्कि ऐसे करेगा, सॉरी 1D में करना है ना, ऐसे करेगा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे, ऐसे में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका शेप देखो, इसका शेप देखोगे तो कितने रोज़ हैं? 6 रोज़ है, कॉलम तो एक ही है, तो आप 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखना चाहो तो नहीं मत लिखो, उतना ब्लैंक छोड़ दो वहाँ पे। 6, 1 आ रहा है, तो ये आपका 1D एरे है, कि रोज़ तो आपकी एक ही है, सॉरी कॉलम तो आपका एक ही है, रोज़ में ही चल रही है बस वैल्यूज़, बट यहाँ पे तो आपके रोज़ में भी 2 है, कॉलम्स में भी 3 है, मतलब दोनों में वैल्यूज़ है कुछ ना कुछ, तो 2D एरे है, बट यहाँ पे आपका सिर्फ रोज़ के अंदर है 6 रोज़, कॉलम्स आपका एक ही है, तो आपका ये 1D एरे है, तो मल्टी डायमेंशनल से 1 डायमेंशनल कन्वर्ट हो गया, ठीक है? यही होता है आपका। ये मैंने सिम्पलिसिटी के लिए 2D मैट्रिक्स ली, सेम आपका ये 3D के साथ भी करेगा, 4D के साथ भी करेगा, 10D के साथ भी करेगा। ठीक है? चाहे 10 डायमेंशन की होगी, 1 डायमेंशन के अंदर लेके आएगा उसे। समझ गए? सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, मतलब वही है, नो पैरामीटर सिंटैक्स है इसका भी, बैच नॉर्मलाइज़ की तरह, कोई पैरामीटर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंटैक्स ऐसा कुछ है, मान लो आपका यहाँ से हाई डायमेंशनल इनपुट जा रहा है कुछ, इनपुट जा रहा है, ठीक है? कोई डेंस लेयर से आ रहा है या चाहे कोई कन्वोल्यूशनल लेयर से आ रहा है, ठीक है? आपने यहाँ पे लगा दिया फ्लैटन। फ्लैटन, बस ऐसे, कोई इनपुट नहीं देना आपको लेयर के अंदर और फिर जब आपका ये लेयर से बाहर निकलेगा आउटपुट, आपका ये 1D आउटपुट बन जाएगा और फिर आप इस 1D आउटपुट को किसी भी डेंस लेयर में भेज सकते हो, ठीक है? आपने इसको डेंस में भेज दिया और बस आपको आउटपुट मिल गया, जो भी आपने लिखना था डेंस में मिल गया। ऐसे इसका सिंटैक्स काम करता है। सिंपल था, फ्लैटन समझना, ईज़ी। तो ये था आपका फ्लैटन लेयर। अब एक और लेयर आती है, आई थिंक ये मेरी 7th लेयर है, राइट?
7th लेयर आती है रीशेप लेयर। फ्लैटन तो आपका क्या करेगा, सिर्फ 1D में बना देगा। मान लो आपको 1D में नहीं बनाना, आपको 3D को 2D में बनाना है या 4D को 2D में बनाना है, 1D नहीं बनाना है, आपको अपने कस्टम साइज के हिसाब से बनाना है। 10D है तो 4D बनाना है, 10D है तो 60 बनाना है, शेप चेंज करना है चलो एरे का, ठीक है। 8,8 का है तो आपको नहीं, 64,1 का है तो 8,8 का बनाना है, ठीक है। तो मेनली चेंज करने का काम आता है। अगर आपने नंपाई पढ़ा है, नंपाई में डॉट रीशेप वाला पैरामीटर पढ़ा है उसका, वही काम है इस लेयर का। तो ये करता है चेंजेस शेप ऑफ अ टेंसर। अब आप टेंसर में कंफ्यूज मत होना कि टेंसर क्या चीज है। ये टेंसर और एरे एक ही चीज है बस, ठीक है। बोलने के लिए अलग अलग होते हैं। डीप लर्निंग में हम जितना टेंसर का वर्ड यूज करते हैं, होता एरे ही है, सेम चीज है, ठीक है। टेंसर मतलब डीप लर्निंग का डेटा टाइप होता है। जैसे एरे आपका नंपाई का है, वो होते सेम है, प्रैक्टिकली सेम है, एरेज ही दिखते हैं वो। बट जैसे नंपाई में हम उसे नंपाई एरे बोलते हैं, डीप लर्निंग के टेंसर फ्लो के अंदर हम उसे टेंसर बोलते हैं, पाइटॉर्च के अंदर टेंसर बोलते हैं उन्हें, ठीक है। होती सेम चीज है। अब काम कैसे करेगा बेसिकली, पेन चेंज कर लेता हूँ। मान लो आपका एक डेंस लेयर है, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक डेंस लेयर है, ठीक है। इसका जो शेप है वो ऐसा है 64,1। आपके जो इसके अंदर इनपुट वगैरह है वो ऐसे दिख रहे हैं। आपको दूसरी डेंस लेयर में भेजना है, लेकिन वो डेंस लेयर कितना कैसे एक्सेप्ट करती है शेप, बस 8,8। अब आपको ब्रिज चाहिए ना, अब डायरेक्टली 64,1 को 8,8 में तो कन्वर्ट नहीं कर दोगे, तो ये ब्रिज का काम आपका रीशेप लेयर करती है। ये क्या करेगी, आप यहाँ पे एक रीशेप लेयर बनाओगे 8,8 की, ठीक है। तो जब ये डेंस लेयर के अंदर आपके जाएंगी चीजें 64,1 बन के जाएंगी, बट जब ये बाहर आएंगी तो ये 8,8 बन के बाहर आएंगी, ठीक है। तो आपने कन्वर्ट कर दिया शेप बिना किसी दिक्कत के। बट ये याद रखना, जो आपका इन दोनों का मल्टीपल होगा वो इसके बराबर होना चाहिए, तभी जाके कन्वर्जन पॉसिबल है। तो 8,8 64, 8 8 जा 64 बनता है तभी। तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ओवरऑल शेप मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते आप 8,7 का बनाना है, वो तो बन ही नहीं रहा ना। 8,7 56, 64 चाहिए, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा है कि इसको आपको देखना पड़ेगा, बाकी इतना कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, ईज़ी है। ओके, अब काम कैसे करेगा बेसिकली, कोड में दिखाता हूँ आपको सिंटैक्स वगैरह में। इतना कुछ है नहीं इसमें मैथमेटिकली समझाने के लिए। मान लो आपके पास कोई डेंस लेयर है, ठीक है, 64 का न्यूरॉन है उसमें, और एक्टिवेशन उसका मान लेते हैं रेलू है, रेलू मान लेते हैं एक्टिवेशन। अब आपने यहाँ पे एक रीशेप लेयर लगा दी, रीशेप के अंदर आप पैरामीटर डालोगे, कितने में कन्वर्ट करना है उसे, तो मैंने लिख दिया 8,8 में कन्वर्ट करना है। बस ये आपको ये वाला पैरामीटर डालना होता है। ये पैरामीटर होता है आपका शेप, जो आपको शेप चाहिए उस एरे की, ठीक है। अब जो ये आउटपुट बाहर भेजने वाला है, जो आपका 64,1 का था पहले, अब ये बाहर भेजेगा 8,8 के टेंसर को, ठीक है। तो इसने कन्वर्ट कर दिया उसे। तो रीशेप लेयर आती है एक, आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये सिंपल है। आपके पास एक और लेयर आती है, मैं यहीं पे बात कर लूँ क्या उसकी भी। एक और लेयर आती है, मैं उसको पढ़ा नहीं रहा हूँ उस लेयर को, उसके पीछे रीजन है। वन मोर लेयर, उस लेयर को हम बोलते हैं रेगुलराइजेशन लेयर, ठीक है। रेगुलराइजेशन लेयर, रेगुलराइजेशन पढ़ रहा है क्या होती है, काम क्या होता है पहले, ओवरफिटिंग को प्रिवेंट करना, मतलब वही काम है सेम ड्रॉप आउट लेयर वाला ही, ओवरफिटिंग को प्रिवेंट करना, यही काम है इसका भी। अब रेगुलराइजेशन में क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहले तो बहुत कम यूज की जाती है डीप लर्निंग में, इतना यूज नहीं किया जाता है इसका। और अगर करा भी जाता है, सिंपल रेगुलराइजेशन होता है, रेगुलराइजेशन लेयर होती है, उसके अंदर आपके दो पैरामीटर होते हैं L1 L2, L1 पेनल्टी L2 पेनल्टी। अगर आपने मशीन लर्निंग में रिज रिग्रेशन, लेसो रिग्रेशन या इलास्टिक नेट रिग्रेशन कुछ भी पढ़ा है, वही है ये सेम चीज। तो मैं आपको बोलूंगा आप मशीन लर्निंग वाली वीडियोस में जाओ,
रिज रिग्रेशन और लेसो रिग्रेशन को पढ़ लो एटलीस्ट, वहाँ से आप समझ जाओगे L1 पेनल्टी क्या होती है, L2 पेनल्टी क्या होती है, और वही काम करती है ये लेयर, सेम टू सेम। अगर आपको ओवरफिटिंग हो रही है ड्रॉप आउट लेयर से भी सॉल्व नहीं हो रही है, जो कि बहुत रेयर है कि ड्रॉप आउट लेयर से सॉल्व ना हो। अ, अगर तब भी नहीं हो रहा है तो आप रेगुलराइजेशन लेयर्स को यूज़ कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आप यूज़ करो। और वीडियोज़ के लिए मैं आपको बताता हूँ, लेसो रिग्रेशन की वीडियो देख लो, ठीक है? रिज रिग्रेशन की वीडियो देख लो, मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट में होगी, ठीक है? चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, मशीन लर्निंग के अंदर जाओ, थोड़ा-सा स्क्रॉल करो वहाँ और मिल जाएगी आपको लेसो रिज रिग्रेशन, और हो सके तो इलास्टिक नेट भी कर लो, ठीक है? क्योंकि इलास्टिक नेट क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है लेसो और रिज का। तो ये तीनों अगर आपको आती है, तो ये रेगुलराइजेशन लेयर कुछ भी नहीं है भाई, ईज़ी सी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। कांसेप्ट सारे वही मशीन लर्निंग वाले ही लग रहे हैं, ओके? हमारे पास एक और लेयर होती है, वैसे मैं बताना भूल गया, मेरे को ड्रॉप आउट के अंदर ही बताना चाहिए था, ठीक है? ड्रॉप आउट लेयर में ही हमारे पास एक और लेयर होती है, ठीक है? मैं ऐसे वर्क के लिए बताता हूँ, इतना कुछ है नहीं। एक तो होती है आपकी ड्रॉप आउट लेयर, ड्रॉप आउट लेयर में क्या सीन है कि ये रैंडमली रैंडमली निकाल रही है आपके न्यूरॉन्स को बाहर, बिना कुछ देखे समझे, मतलब चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है, निकाल दे रही है। ऑल्दो स्केल कर दे रहा है बाद में कंपनसेट, बट कभी-कभी ये गलती भी तो कर सकता है, हार्म कर सकता है हमारे न्यूरल नेटवर्क को, एक्यूरेसी गिरा सकता है। तो एक और ड्रॉप आउट लेयर आती है, मेरे को नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा, शायद अल्फा ड्रॉप आउट लेयर कुछ करके नाम होता है उसका, आप एक बार गूगल कर लेना। लेकिन वो उसका कुछ कंडीशन होती है कि वो एक स्पेशलाइज़्ड ऑप्टिमाइज़र के पास काम करती है, जब आप सेलु का यूज़ करते हो, ठीक है? सेलु आपका एक ऑप्टिमाइज़र है, जैसे आपने ऑप्टिमाइज़र वाली वीडियो में एलू पढ़ा हुआ है, वैसे ही एक सेलु होता है, ठीक है? तो वो सेलु ऑप्टिमाइज़र पे ही काम करती है, ठीक है? आपकी अल्फा ड्रॉप आउट लेयर, वो क्या करती है, वो न्यूरॉन्स को रैंडमली ड्रॉप नहीं करती, वो न्यूरॉन्स के मीन और वेरिएंस को देखते हुए ड्रॉप करती है, ठीक है? मतलब वो देख के चलती है कि हाँ, ये वाले कितना इफ़ेक्ट कर रहे हैं मेरे डेटा को, उस हिसाब से मतलब सोच समझ के करती है ड्रॉप करने का तरीका उसका थोड़ा समझने वाला होता है। आई होप समझ रहे हो आप? तो वही उसकी कंडीशन है कि आपको ऑप्टिमाइज़र सेलु यूज़ करना पड़ेगा। तो सेलु इतना फ़ेमस ऑप्टिमाइज़र नहीं है, जितना रेलू वगैरह है, तो इसलिए लोग प्रेफ़र नहीं करते उस ड्रॉप आउट लेयर को, और लोग बोलते हैं कि रैंडमली कर रही है, और ज़्यादातर केसेज़ में सही भी दे देती है हमारी ड्रॉप आउट लेयर हमें, ठीक है? तो ये मेरे को लगा थोड़ा बताने लायक है, चीज़ तो मैंने बता दिया। मतलब अगर कोई पूछ दे कि उस वाली ड्रॉप आउट लेयर है, इस वाली ड्रॉप आउट लेयर में क्या फ़र्क है? तो वही है कि उसकी कंडीशन है कि वो सेलो ही होना चाहिए आपको ऑप्टिमाइज़र, तभी वो अच्छे से काम करेगी, वरना नहीं करेगी वो अच्छे से काम, और फिर फ़ायदा नहीं है ना, जब अच्छे से काम नहीं करती तो फ़ायदा क्या है उसका यूज़ करने का, राइट? तो इसीलिए हम ड्रॉप आउट लेयर को प्रेफ़र करेंगे, और ड्रॉप आउट लेयर में हमारा सिंस वो रैंडमली निकाल रहा है चीज़ों को बाहर, तो हमारी कंप्यूटेशनल पावर भी कम लगेगी, और वहाँ पे आपके मीन और वेरिएंस को देखते हुए निकाल रहा है, तो वहाँ पे आपको कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा लगेगी। तो ये भी सोचना है, क्योंकि वहाँ मीन वगैरह निकाल रहा है, तो ऑफ कोर्स एडिशन-वेडिशन, पूरा डिवाइड वगैरह सब कुछ कर रहा है वो, तो पावर तो ज़्यादा लगेगी ऑफ कोर्स। और ड्रॉप आउट लेयर इतना भी बुरा परफ़ॉर्म नहीं करता कि हमें किसी और की यूज़ करना पड़े। वो तो आपका कोई बहुत ही एक्सट्रीम केसेज़ है कि आपको एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए, तब जाके, ठीक है। बाकी आपकी एक और लेयर है, शायद ये 8th लेयर है, रेगुलराइज़ेशन मैंने पढ़ाया नहीं है क्योंकि वो पहले से कवर है, तो 9th लेयर वैसे, ठीक है। ये आपकी है लैम्ब्डा लेयर, रेयर यूज़ होती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, बट मेरे को लगा थोड़ा बताने लायक है, तो बता देता हूँ। मतलब आपको ये अलाउ करती है अपने कस्टम ऑपरेशंस करने के लिए, ठीक है? कस्टम ऑपरेशन बोल लो, कस्टम ऑपरेशंस बोल लो, या कस्टम कंप्यूटेशन बोल लो, कस्टम कंप्यूटेशन विद इन मॉडल। मतलब मान लो आपके पास 2 डेंस लेयर है, ठीक है? आपके पास यहाँ से आपका इनपुट आ रहा है, मान लो इनपुट लेयर है, ठीक है? और यहाँ पे आपकी पहली हिडन लेयर आ रही है, ठीक है? अब एक तो हो गया, आपने नॉर्मली इनपुट भेज दिए हिडन लेयर में, और आपको बाहर जाके मिल गए वो और इनपुट, मतलब आपका न्यूरल नेटवर्क यहाँ पे कनेक्ट हो रखा पूरा, ठीक है? मैं इतना बना नहीं रहा। बट क्या हो अगर मैं यहाँ पे अपनी एक लैम्ब्डा लेयर बनाऊँ, ठीक है? और इस लैम्ब्डा लेयर के अंदर मैं एक लॉजिक डाल दूँ कि मेरे इनपुट को भेजने से पहले उनको स्क्वायर करके भेजो, कि अगर इसमें इनपुट में 1 है, तो यहाँ भी जब जाएगा 1 जाएगा। अगर इस इनपुट में 2 है, तो जब ये यहाँ जा रहा है, तो ये 4 बन के जाएगा। इसमें अगर इनपुट में 3 है, तो जब ये यहाँ जाएगा तो 9 बन के जाएगा। ऐसा, अगर आपने ऐसा लॉजिक लगा दिया, ठीक है?
जैसे यहाँ पे भी जा रहा है, तो ये 4 बन के जा रहा है। ये 3 वाला अगर यहाँ जा रहा है, तो 9 बन के जा रहा है, ऐसे। कस्टम लॉजिक लगा दिया आपने, ठीक है? अगर आप ऐसे ज़रूरत यूज़ नहीं करते मेनली हम। हाँ, अगर आप रिसर्च वर्क में कर रहे हो, थोड़ा आपको खुद वो करना है। ब मॉडल्स बनाने के काम नहीं आती वैसे आपकी ये कस्टम कंप्यूटेशन वाली है। रिसर्च वर्क में जा रहे हो, खुद के मॉडल्स बना रहे हो, ठीक है? तब आपको कंप्यूटेशनल लेयर्स की यूज़ पड़ सकते हैं। आपने खुद का फॉर्मूला डेवलप किया है, वो आपको अपना लगाना है, चेक करने के लिए कि अच्छा आउटपुट आ रहा है, नहीं आ रहा है, तब। ठीक है? फिर भी मैं आपको इसकी मैथ वगैरह बताता हूँ, कैसे काम करती है इसकी मैथ। इतना कुछ है नहीं टफ वैसे। मान लो हमारे पास कोई इनपुट है, ऐसे है। उस न्यूरॉन के अंदर ऐसे जाने इनपुट 1 2 3 4, ठीक है? अब आपने कस्टम लॉजिक लगाया, जो आपका कस्टम लॉजिक है वही स्क्वायर वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? कस्टम लॉजिक है, या आपने लैम्ब्डा फंक्शन बना दिया, नॉर्मल फंक्शन बना दिया, आपने बना दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है? अब ये फंक्शन इस पे लगेगा, तो आपका जो एक्स न्यू मिलेगा लॉजिक लगने के बाद, इस लेयर से जब पास होके जाएगा, आपका 1 तो हो जाएगा 1, 2 आपका हो जाएगा 4, 3 9, 4 आपका 16। तो यहाँ से आपका कन्वर्जन यहाँ हो जाएगा आपकी लैम्ब्डा लेयर की मदद से। तो ये आपकी लैम्ब्डा लेयर है, ठीक है? जनरली यूज़ नहीं करते हैं। जब आप अगर डेवलपमेंट वाला काम कर रहे हो तो इस लेयर का यूज़ बहुत रेयर है। रिसर्च वर्क कर रहे हो, हाँ, तब काफ़ी यूज़ हो सकता है इसका, वैसे नहीं। फिर भी मेरे को लगा थोड़ा-सा यूनिक सा है तो बता देते हैं। सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स में मान लो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ पहले, ठीक है? एक फंक्शन बनाते हैं पाइथन का, और इस फंक्शन का नाम लगाते हैं स्क्वायर्ड, ठीक है? इस फंक्शन का नाम लगाते हैं स्क्वायर्ड एक्स करके, ठीक है? ये कुछ भी वैल्यू लेगा आपकी एक्स और रिटर्न करेगा उसे ऐसे, रिटर्न करेगा इनटू इनटू 2, मतलब स्क्वायर करके भेजने वाला है, ठीक है? अब लेयर कैसे बनेंगी, ये आपने फंक्शन कहीं डिफाइन कर लिया अपने कोड में। अब मैंने यहाँ पे भेजा डेंस 64 एक्टिवेशन एक्टिवेशन रेलो, ठीक है? अब मैंने यहीं पे डिफाइन कर दी अपनी लेयर लैम्डा, लैम्डा। इसके अंदर आप ना लैम्डा फंक्शन डिफाइन कर सकते हो वैसे, ऐसे करके लैम्डा लिख के, लैम्डा एक्स एक्स इंटू एक्स, ऐसे करके आप अपना लैम्डा फंक्शन भी बना सकते हो। तो हमारे केस में हम लैम्डा फंक्शन नहीं बना रहे, हम अपना खुद का एक जो हमने ऊपर फंक्शन डिफाइन किया उसको जोड़ रहे हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, जो भी फंक्शन का नाम है आप उसको यहाँ डाल दो। हमारे फंक्शन का नाम है स्क्वायर्ड एक्स, ठीक है? और इसको हटाते हैं यहाँ से, यहाँ पर। तो आपके जो भी इस डेंस लेयर से पास होंगी वैल्यूज, मान लो अगर ये डेंस लेयर आपको कुछ 5 भेज रही है, तो जब वो लैम्डा लेयर से पास होकर जाएगी वो 5 आपका 25 बन के आएगा बाहर। डेंस लेयर आपको 4 भेज रही है, तो जब लैम्डा लेयर से पास होकर जाएगा वो 16 भेजेगा बाहर, ठीक है? तो ऐसे आपका काम करता है लैम्डा लेयर। कुछ ये आपको कस्टम ऑपरेशंस लगाने हैं अपने लेयर्स के अंदर, तो आप लगा सकते हो, ठीक है? तो यही था आपकी वीडियो में आज की। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमने सारे टाइप के लेयर्स को पढ़ लिया जो एएनएन में यूज़ होती है, ठीक है? और हमने उनका यूज़ पढ़ लिया, मैथमेटिकल वर्किंग भी पढ़ी हमने, ड्रॉप आउट और बैच नॉर्मलाइज़ेशन की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस वीडियो के। अगर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलूँ, ड्रॉप आउट, बैच नॉर्मलाइज़ेशन, इंटरव्यू में पूछा जाता है इनसे ही, खासकर ड्रॉप आउट से, ठीक है? और आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो ऑल्सो। और मेरे को पता है बहुत लेट आ रही है वीडियोस, बट अब नहीं आएँगी क्योंकि मेनली मैं अपने एमएलओपीएस कोर्स पे काम कर रहा था, दैट्स व्हाई लेट हो गया थोड़ा। और आई होप आपने लिया होगा ये कोर्स, और प्लीज़ अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें ज़रूर दें, ताकि मैं और इम्प्रूव कर पाऊँ कोर्सेज़ क्वालिटी में। ये मेरा पहला ही पेड कोर्स है, और चिंता मत करो, फ्री कंटेंट आता रहेगा, फ्री कंटेंट बंद नहीं होगा। अगर मैंने बोला है कि आपका पूरा एक 6 मंथ, ऑल्दो 6 मंथ से तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है लेकिन एक फुल डिटेल्ड आपको एक कोर्स मिलेगा यूट्यूब पे भी फ्री, तो आपको मिलेगा। यूडेमी पे मैं जनरली बस एडवांस कोर्सेज़ डालूँगा जिससे आप मतलब एक जॉब रेडी प्रोफाइल रेडी कर पाओ। बट अगर आप बिगिनर भी हो और इंटरमीडिएट लेवल भी हो, तो आप ऑफ कोर्स यूट्यूब पे जा सकते हो, ठीक है? बट अगर आपको वो अपनी स्किल्स को और नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, तो आप इस यूडेमी कोर्स को भी कर सकते हो। और बाकी अगर आप इस यूडेमी कोर्स को करोगे, तो फ़ायदा ही है, ठीक है? और मैं कोर्स के लिंक दे दूँगा, और कूपन कोड दे दूँगा नीचे ही, तो आप जाके देख सकते हो उसे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी मेनली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे होगी। जो भी आज हमने पूरी लेयर्स वगैरह पढ़ी, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और एक खुद का एक मिनी प्रोजेक्ट टाइप का बना देंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि सारी लेयर्स कैसे काम कर रही हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। और वीडियोज़ रेगुलर आएँगी, चिंता मत करो। ठीक है?